गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का जो हमारा सेशन है करंट अफेयर्स का हमारा फिफ्थ पार्ट है, फोर्थ हम कवर कर चुके हैं। एंड आज का जो सेशन है इसमें स्टार्ट करने वाला हूँ 4 क्वेश्चन के साथ। वैसे 5 में डालने वाला था बट मुझे 5 दिखे नहीं करंट अफेयर से, वो 4 ही थे। इवन एक तो करंट से रिलेट नहीं हो रहा। ये वो 4 क्वेश्चन है जो अभी 3-4 दिन पहले जो नाबार्ड का एग्जाम हुआ मेंस के अंदर आए थे। और इन क्वेश्चन को दिखाने का पर्पज ये है कि आप समझ सके करंट अफेयर्स किस टाइप का आता है, करंट अफेयर्स कहाँ से आता है। क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ सब्जेक्ट जो भी हो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उन इजी क्वेश्चन को आंसर करना आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस वे के अंदर पढ़ा हुआ है। बहुत बार क्लास में ऐसा होता है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं जो मैंने कभी क्लास में बताया ही नहीं था, बच्चा उसका आंसर देता है। बट साथ साथ बहुत सारे बच्चे वो भी होते हैं जो आंसर नहीं देते हैं। और कभी कभी ये मेंटेलिटी घर कर जाती है कुछ बच्चों के अंदर जो बॉटम पे होते हैं, जो नीचे होते हैं, कि हम पे तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना। क्योंकि अगर ये हुआ कि लेट्स से यहाँ पे वर्ड आया नाबार्ड, मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई नहीं आपको और सीधा आगे चला गया, क्योंकि फुल फॉर्म बतानी नहीं चाहिए, मुझे आप भी समझ रहे क्यों नहीं बतानी चाहिए। बट वन गाय इज थिंकिंग कि सर तो लापरवाह हो गया, मैं तो कमजोर बच्चा हूं, मेरा तो ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप ध्यान रखिए, नाबार्ड तो जस्ट छोटा सा एग्जांपल था। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ पार्ट स्किप हो जाते हैं, कुछ पार्ट नए होते हैं, मेरे को नहीं आते, क्लास में बताए नहीं जाते, बट अगर बाकी लोगों को तो समझ आइए कि सर तो सभी की हेल्प बराबर कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो लोगों को आ रहा है वो अपनी हेल्प खुद भी कर रहे हैं और आप सिर्फ उंगली पकड़ के चल रहे हैं। उंगली पकड़ने का टाइम अब नहीं रहा आपके पास, है ना। उंगली को छोड़िए, थोड़े से स्टैंड अप कीजिए, थोड़ा सा अपना स्टैंड भी लीजिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको इन क्वेश्चन के बाद प्रूव कर दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे नहीं है, ये नाबार्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप देखिएगा किसी भी सोर्स में इसका आंसर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स था, दैट वाज न्यूज़पेपर। किसी करंट अफेयर्स की किताब में ये नहीं है, बिकॉज करंट अफेयर्स पब्लिश ही नहीं हुआ अभी तक। होगा तो दिसंबर के अंदर जाके, और वो भी होगा तो पता नहीं इनके आंसर आएंगे, लेकिन हर न्यूज़पेपर के अंदर उस पर्टिकुलर डेट पे इसका आंसर मिलेगा। हर पेपर में, इकोनॉमिक्स टाइम्स को पढ़िए, चाहे द हिंदू को पढ़िए, और मे भी कोई और पढ़िए, हर न्यूज़पेपर के अंदर इनका आंसर है। ये वाली बात मैंने आपको आपका बैच स्टार्ट करने से पहले ही बोल दी थी कि अपनी रूटीन बना लीजिए हर दिन न्यूज़पेपर। और मैं फिर से गारंटी ले सकता हूं 10% लोगों ने रूटीन बना लिया है, 90% ने नहीं बनाई है। बिकॉज मैं पहले दिन नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे 4 साल हो गए ये क्राउड को देखते हुए। ये क्राउड ऐसे ही आता है। कभी कभी ऐसा होता था क्लास में, आपको याद होगा जो सेकंड बैच के बच्चे हैं, फर्स्ट बैच में थोड़ा कम था, सेकंड बैच में शोर होते थे, 7 बजे 5 बजे क्लास स्टार्ट होती थी, फोन आना स्टार्ट हो, सर मैं तो ज्वाइन ही नहीं कर पाया, ऐसा हो गया वैसा। बच्चे 1000 से ऊपर हो रहे थे, एडमिशन लिया है ना, बिना पेमेंट के तुम क्लास नहीं दे रहे थे। आज सेकंड बैच नहीं, आज ये लिंक सेकंड को भी गया, फर्स्ट को भी गया, थर्ड को भी गया। चलो थर्ड तो लापरवाह है, छोड़ सकता हूं, क्योंकि थर्ड का तो अभी स्टार्टिंग हुई है, 1-1.5 महीना होने वाला है। फर्स्ट और सेकंड बैच के अंदर वी हैव 1400 रजिस्ट्रेशन। अब 1400 लोगों में से 600 और 700 आ रहे हैं। कभी दिन वो भी थे जब सिर्फ सेकंड बैच की क्लास थी एंड दे सेड मैं तो क्लास नहीं अटेंड कर पाया, लड़ाइयां शुरू हो जाती थी 2-4 लोगों की कि मेरी क्लास रह जाती है, आपका तो 1000 की लिमिट ओवर हो जाती है। आज कहां पे है वो। बस ऐसा ही होता है, सपना हम देखते हैं, स्टार्टिंग हम करते हैं और बड़े जोश के साथ करते हैं। न्यूज़पेपर भी आपने 10-12 दिन पढ़ा होगा जोश के साथ, आज सब जोश ठंडा हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, जब तक आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, मे बी 2 महीने के बाद होगी, 6 महीने के बाद, मे बी 2 साल के बाद होगी, रुकिएगा मत लाइफ के अंदर। और जिस दिन अचीवमेंट आ भी जाएगी तब भी रुकिएगा मत। लाइफ में रुकना तो कुछ मेरे हिसाब से नहीं होता। आप जिस स्टेज पे हैं, जहां पे हैं, बेरोजगार है तो रोजगार ढूंढिए, जिस दिन रोजगार मिल गया तो खुद को अपग्रेड कीजिए, चाहे उस वैकेंसी में प्रमोशन करके या फिर आपके नॉलेज में प्रमोशन करके, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने आप को अपग्रेड कीजिए। रुकना लाइफ का पार्ट नहीं है। आज आप जिस चीज के मजे ले रहे हैं वो है आपका टाइम। आप उस टाइम के मजे लेते हैं बिकॉज उसे वेस्ट करना इज आर एंजॉयमेंट। लंबी देर तक सोते रहना सोशल मीडिया पे, ये सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और ये बात अच्छे से जानते हैं। आज ये जो स्टेज है, क्योंकि 30 से 40 की एज में करियर नहीं बनता, 20 से 30 की एज में करियर बनता है। तो आप उसी कैटेगरी के अंदर हैं, आपके पास यही टाइम है, जो बनाना है बना लीजिए, बाद में नहीं बनेगा। मैं 29 का हूं, मैंने अपना करियर लगभग टीचिंग वाला जो करियर था ये 7 साल पहले 22 से स्टार्ट किया था। अब 22 की एज से मुझे पता है जैसे जैसे मैंने ग्रो किया, बट एक बात आज भी देखता हूं, चाहे वो 7 इयर्स का टाइम हो गया, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि रात के 2 बजे तक काम करना ही पड़ेगा अगर इस कंपटीशन में सरवाइव करना है। तो अगर आपको लगता है कि बेस्ट बने रहना है तो उसके लिए काम कीजिए। और आपके साथ भी सेम है, आप अपने आप को कंपेयर करते हो दुनिया के साथ, तो खुद को अच्छा मानते हो कि हाँ मैं इन सभी से अच्छा हूं। जितने लोग मुझे सुन रहे होंगे तो अच्छा मानते हैं, इनसे सुपीरियर है तो इनसे सुपीरियर वर्क भी करके दिखाइए। बेड पे सोने से कोई अच्छा नहीं बनता, लोग हार्ड वर्क करते हैं। और याद रखा कीजिए, जिन लोगों की कहानियां तुम सुनते हो ना, इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है।
आज भी कितने टॉप पे लोग हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि मैं 5:30 उठ जाता हूं। कितने सारे बिलियनियर्स हैं, टॉप 10 की लिस्ट वर्ल्ड की देखिए, ये लोग लेट रात तक सोते नहीं है, जबकि वर्ल्ड के टॉप 10 के अंदर, अभी जो वर्ल्ड में टॉप 10 में है उसे तो पता ही नहीं है पैसा कितना है ना। अब आजकल अंबानी का नाम लो, थोड़ा सा रिस्की है नाम लेना, बिकॉज कुछ बहुत सारे कैपिटलिस्टिक पर्सन है जो इंडिया पे कब्जा करना चाह रहे हैं, बट आप जस्ट स्ट्रगल की बात करिए, उस चीज से रिलेट मत कीजिएगा। अंबानी की ऑन एन एवरेज, आपको नहीं पता, मैं आपको डेटा देता हूं, मैं ये अक्सर पढ़ता रहता हूं। अंबानी की ऑन एन एवरेज 1 आवर की इनकम जो पिछले 6 महीने की है, जो उसने अर्न किया कोरोना टाइम में, 1 घंटे के अंदर 90 करोड़ रुपए 1 आवर में। सर 24 आवर्स उसकी 6 महीने की एवरेज निकाली गई, तो उन्हें मुकेश अंबानी है ना, जो रिलायंस कॉर्पोरेशन और बाकी सारी कंपनीज के मालिक है, 1 घंटे के अंदर 90 करोड़ कमाते हैं। बट डू यू थिंक वो बंदा आज घर में बैठा हुआ है, ऑफिस बैठा हुआ है, 90 करोड़ कमा रहा है? उसका पीछे का स्ट्रगल है सर, वो उसे सपोर्ट कर रहा है। आज उसने इतना कर लिया कि इन्वेस्टमेंट हर जगह कर सकता है वो, है ना, लोग उस पर विश्वास करते हैं कि इसका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। सो द पॉइंट इज, आप पे भी लोग तभी विश्वास करेंगे जब आपके पास कुछ होगा। आप लोग क्लास लेने आते हो तो किस बात के लिए? तो विश्वास है कि हाँ आज जो क्लास चलेगी कुछ ना कुछ अच्छा ही पढ़ाया जाएगा। जिस दिन ये विश्वास टूट गया, आप बिल्कुल नहीं आएंगे मेरी क्लास के अंदर, ये बकवास कर रहे हैं, फालतू काम है, छोड़ दो यार। तो आपके साथ सेम है, नॉलेज आपके पास है तो विश्वास है, और नॉलेज होगा तो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, वरना आप नहीं जा पाएंगे। आज जो हालात इंडिया में बन रहे हैं, गवर्नमेंट से प्लीज कनेक्ट मत कीजिएगा इस बात को। फार्मर्स को आज कुछ लोग हरियाणा से मेरे पास आए थे, उनको भी यही वाली बात पे डिस्कशन चला। वो कहते थे सरपंच बना के दे दे कोल्ड स्टोरेज हमें। मैंने कहा फिर तो बात वहीं पे आ गई, तुमने सरकार से छोड़ी तो सरपंच पे डाल दी, मतलब अपने पे तो नहीं डाल रहे हो ना। हमने बोला कि वो जिसने रेप कर दिया वो बहुत घटिया इंसान था। अरे भाई, रेप करने वाला इंसान कोई ऊपर से गिरा था, एलियन थोड़ी था, इसी प्लेनेट से था ना। वो गंदी सोच यहाँ पे थोड़ी घर कर रही है, यहीं पे तो घर कर रही है ना, उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। तो सेम है सर, अगर लाइफ में ग्रो करना है तो थोड़ी सी स्ट्रगल कीजिए, इस स्ट्रगल को कम मत होने दीजिए, अपने जज्बे को रखिए। हर कोई हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ तो करता है। इस करंट अफेयर सेशन के लिए कुछ लोग रिकॉर्डिंग देख लेते होंगे, कुछ लोग पीडीएफ देखते होंगे, कुछ लोग नहीं भी देखते होंगे। नहीं देखते तो अब ये बोले कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, ये स्टेटमेंट आप नहीं देंगे। अगर इंपॉर्टेंट है तो तुम कौन सी कैबिनेट की मीटिंग में हो जो इस टाइम पे अटेंड नहीं कर पाए, बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हो? तो प्लीज समझिए इस बात को। आप जितने भी लोग चाहे रिकॉर्डिंग में सुनेंगे इस लेक्चर को बाद में, या फिर आज लाइव सुन रहे हैं, अपनी स्ट्रगल को कम मत कीजिए। जितना पेन आपकी बॉडी में आज होगा, ये उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल कल को होने वाला है। जितना इस बॉडी को पेन देंगे उतना ही आपको आउटपुट देगी, जितना इसको कंफर्ट दोगे उतना ही मरवाएगी आपको। बिकॉज इस 10 साल का कंफर्ट जो है ना, अगले 50 साल तक आपको स्ट्रगल में डालेगा, और ये 10 साल का स्ट्रगल अगले 50 साल तक आपको कहां पे लेके आ जाएगा? आपको कंफर्ट जोन के अंदर जाएगा। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योरसेल्फ कि आपको इन 10 सालों के अंदर जो 20 to 30 वाली एज का है उसमें कंफर्ट जोन को मेंटेन करना है, या फिर स्टेटस के साथ पूरी जिंदगी को कंफर्ट के साथ लेके जाना है। आप डिसाइड कीजिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नाबार्ड कुछ क्वेश्चन है, बोला गया नाबार्ड has made का मतलब क्या हो गया? जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है ना। सो नाबार्ड made its investment in which city based rural fintech startup जय किसान। देखो ध्यान रखिए, एक तो है नाबार्ड, नाबार्ड के अंडर में बहुत सारे आते हैं, वो बताऊंगा नाबार्ड के अंडर में कौन आते हैं, आपने नाम सुना होगा। अब नाबार्ड ने मनी दी, इन्वेस्टमेंट की, फंडिंग दी, किसको? फंडिंग दी है किसको? आपका फिनटेक को। फिनटेक कौन है? रूरल फिनटेक स्टार्टअप। वो क्या है? वो एक सिटी में बेस्ड कंपनी है, जो कंपनी क्या है, रूरल स्टार्टअप पे काम करती है। उस स्टार्टअप का नाम क्या रखा है? जय किसान। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बिकॉज बच्चे जब बाहर आते हैं तो फिर वो एग्जैक्टली नहीं बता पाते। मैं समझाता हूं। इसने बोला कि नया एक इन्वेस्टमेंट किया गया है, प्रोजेक्ट का नेम है जय किसान। जय किसान को इन्वेस्टमेंट दिया है नाबार्ड ने, लेकिन वो दिया किसके थ्रू है? फिनटेक के थ्रू। मतलब फिनटेक एक कंपनी है, ये मानिए कि मैं फिनटेक हूं, मुझे नाबार्ड ने पैसा देगी, ले भाई फिनटेक पैसा ले। अब मैं एज अ फिनटेक उस स्टार्टअप को विच इज नेम्ड एज जय किसान उसे इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। ये स्टार्टअप क्या है? ये स्टार्टअप जो रूरल फाइनेंसिंग है उसमें नए नए सिस्टम को लेकर आता है, नए नए तरीकों को लेकर। तरीके का मैं उसका जिक्र करता हूं, बट क्वेश्चन से ये जो फिनटेक है ये कहां की कंपनी है, कौन सी सिटी बेस्ड कंपनी है? अमृतसर, लखनऊ, मेरठ, गुड़गांव या फिर गुरुग्राम और मुंबई। इशारा कर दीजिए 1 2 3 4 5। मैं एक बात क्लेम कर दूं आपको, बात यह कि इस क्वेश्चन का आंसर किसी बुक के अंदर नहीं है, किसी भी बुक में। आप जोर मार लीजिएगा, जहां मर्जी जाइएगा और ना ही आ पाएगा। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपके पास इसका आंसर होगा, नहीं पढ़ते हैं तो कुछ सॉल्यूशन नहीं है जी, आंसर नहीं आएगा। और अगर ये पेपर में आ गया और बच्चा बोले मैंने तो करवाया नहीं, तो एक बात, वैसे तो नाबार्ड मेंस की तैयारी में करवाता नहीं हूं, बट लेट्स से आप में से किसी ने नाबार्ड मेंस दिया एंड आपने बोला सर ये तो करवाया नहीं था,
डू यू थिंक मैंने करवाया नहीं है? मैंने तो पहले दिन ही करवा दिया था ये, बिकॉज यू हैव टू स्टडी, रीड न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस। पेपर के अंदर आया था जब लॉन्च हुआ, तो जुलाई के अंदर 20 जुलाई के आसपास का ये स्टार्टअप है जब पैसा दिया गया था। ओके, तो इशारा आप जो कर रहे हैं 3, 4 और 5 का, 1 और 2 अमृतसर और लखनऊ तो नहीं है, 2-3 लोग 3 का इशारा कर रहे हैं, मेरठ का। और गुरुग्राम जो है ये कितने लोग कह रहे हैं? गुरुग्राम के लिए ज्यादा लोग नहीं है, मुंबई को काफी सारे लोग। अरे रूरल बेस्ड है फिनटेक यार, मुंबई कैसे बोल रहे हो तुम लोग? आर यू श्योर मुंबई आएगा? चलिए ओके, तो राइट आंसर की बात करते हैं। जो लोग 5 का इशारा कर रहे थे वो 5 पे रुके हुए हैं। मैंने इवन ये भी बोला कि आर यू श्योर, तो श्योर है बंदे, तभी तो मेरे कहने पे फिर भी रुके हुए हैं, तो डेफिनेटली अब राइट है। फिनटेक जो कंपनी है वो मुंबई बेस्ड है, लेकिन हाँ रूरल स्टार्टअप को लेती है वो अलग बात है ना। तो रूरल एरिया में जय किसान प्रोजेक्ट को वो लेके आ रही है। मैंने बोला ये प्रोजेक्ट क्या है, ये रूरल फाइनेंसिंग को इंप्रूव करता है। कैसे इंप्रूव करता है? देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पुराने टाइम से लेके अभी तक आ जाऊंगा, आप समझ जाओगे क्या काम करता है। पहले क्या होता था? पहले रेस्टोरेंट नहीं होते थे रेस्टोरेंट, ढाबे वाबे होटल छोटे मोटे होंगे वरना नहीं होते थे। फिर क्या हुआ, ये बढ़ता गया, रेस्टोरेंट आ गए। उसके बाद फिर बड़े बड़े ब्रांडेड जो रेस्टोरेंट है वो आ गए, जैसे आप सबवे बोल दीजिए, मैकडी बोलिए, पिज्जा हट, कुछ भी आप बोल दीजिए, ये आ गए। उसके बाद क्या हुआ, डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए कि मैं क्लास लेके अभी आधे घंटे में खत्म करवा रहा हूं, बट मुझे पिज्जा चाहिए। अब मैं क्लास खत्म करूंगा, जाऊंगा खाने, ऑर्डर दूंगा, बड़ा टाइम लगेगा। हमारे पास डिजिटल एज आ गई है ना, हम बहुत एडवांस हो गए। मुझे लग रहा है कि 15 मिनट का मेरी क्लास छूटेगी, मुझे जाना है, मैंने कैब को बुक कर लिया। हम बहुत एडवांस हो गए इस टाइम पे। हुआ ऐसा कि नहीं हुआ? कुछ ऐसा ही रूरल फाइनेंसिंग जब स्टार्ट होता है, कब से स्टार्ट होता है? लगभग 1975 से, जब उन्होंने फर्स्ट आरआरबी को एस्टेब्लिश किया, व्हिच वाज नेम्ड एज प्रथमा बैंक। तो प्रॉब्लम क्या आती थी उस टाइम पे? क्या आता था उस टाइम पे, जो फार्मर्स थे वो लोन तो लेते थे, लेकिन लोन का मिस यूटिलाइजेशन बहुत होता था। जैसे मैं एक फार्मर हूं, मुझे ड्रग्स की हैबिट है, मैंने 2 लाख का, 1 लाख का, 50,000 का लोन ले लिया, अप्रूव किया गया लोन एग्रीकल्चर के लिए, बट मैं तो उससे ड्रग्स ले रहा हूं, तो मतलब मैंने मिस यूटिलाइजेशन कर दिया। तो बैंक्स ने थोड़ा सा पॉलिसी को चेंज किया, उन्होंने चेक करना स्टार्ट किया कि क्या इसके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट भी है, खेत में कुछ ग्रो भी करना चाहता है, और टाइमली चेकिंग करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा करता है कि नहीं करता। तो थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा। फिर क्या हुआ, सब्सिडी की जब बात करते हैं, सब्सिडी वाले केस में क्या होने लग गया, सब्सिडीज जब दी जाती थी, मैंने बोला कि मुझे ग्रीन हाउस लगाना है, मान लो पोली हाउस का खर्च आया 10 लाख रुपए, एग्जांपल ले रहे हैं, उस पे मुझे सब्सिडी मिली 5 लाख रुपए की। मैंने 5 लाख रुपए लिए और अपनी ऐश करनी स्टार्ट कर दी, ना तो कोई पोली हाउस लगाया ना कुछ और लगाया। इन्होंने सब्सिडी देना बंद कर दिया। अब बोलोगे सर सब्सिडी तो मिलती है आज भी? नहीं मिलती सर, सब्सिडी बंद हो चुकी है। अब मिलती है बैक एंडेड सब्सिडी। व्हाट इज बैक एंडेड सब्सिडी? कि पहले 10 लाख का पोली हाउस लगाइए, आएंगे वो इंस्पेक्शन करेंगे, बिल देखेंगे, 10 लाख लगा, ये लो 5 लाख, मतलब मेरी जेब से लग गया, अब 5 लाख मिलेंगे। मतलब अब तो मैं मिस यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता, बिकॉज 10 लाख तो मैं लगा चुका, 10 में से मुझे 5 वापस मिल गए। बात समझ आ रही है? कहां तो वो दिन थे जब मैंने 5 लाख लिया और फरार, उसके बाद कोई पोली हाउस नहीं, कोई कुछ नहीं, तो पैसा वेस्ट हो गया बैंक का। लेकिन उसने मेरे से पहले 10 लाख लगवाया, मैंने कैसे मैनेज किया, किसी से सुधार लिया, ये वो करा, हाँ यार मैं डेवलप कर रहा हूं, 2 महीने वापस दे दूंगा, 10,000 20,000 ऊपर ले लेना। अब मुझे सब्सिडी के थ्रू मिल गया। बात समझ आई? तो देखा आपने कैसे मिस यूटिलाइजेशन रोका जा रहा है लोन्स का। जैसे लोन डूब जाते थे, आजकल क्या हो गया, आजकल आपने पढ़ा नया कॉन्सेप्ट लेके आया, नाबार्ड आपको पढ़ाया था मैंने क्लास के अंदर, विच इज नोन एज JLG, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। के अगर मेरे सामने आप में से एक बच्चा, मैं एक बैंक हूं और आपका एक फार्मर है, आप मेरे सामने आए कि सर लोन चाहिए, मुझे डर लग रहा है यार तू डुबा देगा लोन, तो मैंने बोला तेरे को नहीं मिलेगा, 5 लोग मिल के आ जाओ, 5 के नाम पे लोन सैंक्शन कर दूंगा, ताकि जब एक्शन होगा तो 5 पे होगा। अब एक बंदा तो भाग सकता है, लेकिन उसको पकड़ के 5 लोग आएंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मुझे आपकी नोटबुक चेक करनी है इस टाइम पे, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतने बच्चों की नोटबुक चेक नहीं कर सकता। मैंने क्या किया, मैंने ना आपकी नोटबुक चेक करने का एक तरीका निकाला, 500 बच्चों की लिस्ट सेट कर दी वर्सेस 500 बच्चे, कि जैसे दीपक कुमार, राजेश कुमार है ना, ये लड़की कोमल है वर्सेस कोई और लड़की आ गई, कि भाई तेरे को उसकी नोटबुक चेक करनी है, तेरे को उसकी चेक करनी है। अब दोनों एक दूसरे कर रहे हैं, दोनों ही चेक करेंगे कि तू अपना काम दिखा, तू अपना काम दिखा। मुझे क्या हो गया, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मैं अपना काम कर सकता हूं, मैं लोगों से रिपोर्ट लूंगा, भाई बताओ किसने पूरा नहीं किया। तो कुछ ऐसा ही नाबार्ड ने किया है ना, कि आपको जब लोन देना पड़ता है तो लोन वाले केस में क्या भाग जाएगा बंदा, आप कहां उसके पीछे जाएंगे, नहीं जा सकते ना। ऑलरेडी 5 को सैंक्शन कर दिया, जो भागना चाहेगा बाकी बचे हुए 4 से पकड़ लेंगे कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लोन वापस करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या लेके आया, JLG का लेके आया। अब समराइज करते हैं बात को, JLG लेके आया वो, या फिर आपका बैक एंड सब्सिडी लेके आया, तो ये नए नए इनोवेशन चल रहे हैं। अब क्या होता है इनोवेशन, जो ये वाला इनोवेशन जय किसान, ये क्या कहता है, इसने बहुत सारे लोगों से
कॉन्टेक्ट किया हुआ है। कैसे कॉन्टेक्ट? बिकॉज कंपनी है ना, फार्मर की अप्रोच एक ट्रैक्टर कंपनी, फर्टिलाइजर कंपनी, पेस्टिसाइड कंपनी तो नहीं होती है, लेकिन इन लोगों की होती है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप है इनके। तो ये क्या बोलते हैं कि अगर मैं किसान हूं, मैं गया यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के थ्रू, इस स्टार्टअप के थ्रू, कि भाई मुझे लोन चाहिए, मुझे फाइनेंसिंग चाहिए, बोले क्या करना है? मैंने बोला सर यूरिया के 10 कट्टे लेने हैं। वो कहते हैं छोड़, रुक जा, पैसों की जरूरत नहीं, आ जा इधर। इन्होंने कॉन्टैक्ट किया डायरेक्टली कंपनी से, वहां से 10 कट्टे दिलवा दिए। अब मैंने पैसा तो लिया नहीं, 10 कट्टे ही लिए। अब आप समझ सकते हैं पैसा तो कहीं ना कहीं डूब सकता है, बिकॉज मिसयूज हो सकता है उसका। अब यूरिया के कट्टे ही मैं लेके आ गया तो कुछ मिसयूज नहीं हो पाएगा ना। तो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। लेकिन फाइनेंसिंग को और बेटर वे में प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को स्टार्टअप लिया गया। जय किसान स्टार्ट किया, फिनटेक ने फंडिंग करी, नाबार्ड ने। फिनटेक जो है मुंबई बेस्ड कंपनी है। नाबार्ड हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट इन मुंबई बेस्ड रूरल फाइनेंस फिनटेक स्टार्टअप जय किसान एज अ पार्ट ऑफ ₹30 करोड़ फंडिंग राउंड। अभी के लिए इनिशियल जो फंडिंग है वो कितनी? 30 करोड़ की। जय किसान प्लान टू इन्वेस्ट द कैपिटल टू हायर across role in operation and process management as well as investment in its technology platform as it looks to provide newer financial services offering। है ना? क्या बोला गया? newer financial services offering। इसमें काफी सारे लोगों को ये हायर कर रहा है, अपना प्लेटफॉर्म बना रहा है। अब हो सकता है कि ई नाम जैसा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने बनाया हो और उतना अच्छा ना रहा हो, लेकिन आपको पता है ये जब छोटे छोटे स्टार्टअप लेते हैं तो इनके स्टार्टअप उतने बुरे नहीं होते, चाहे फार्मर कितना भी बैकवर्ड हो, लेकिन अगर उसको असिस्ट करने के लिए एक पर्सन पहुंच जाए तो वो कर लेता है अपना काम, अगर बताया जाए उसे तो वो कर लेगा। तो इन्होंने वैसा ही बोला कि हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के थ्रू क्या करेंगे? रूरल फाइनेंसिंग को इंप्रूव करेंगे। प्रोजेक्ट नेम इज जय किसान। चलाया किसने? फिनटेक ने। मुंबई बेस्ड फंडिंग करी 30 करोड़ की इनिशियली, किसने? नाबार्ड ने। फिर उसके बाद राउंड फंडिंग बोला गया, मतलब और फंडिंग होती जाएगी। क्लियर होगी बात? ओके। अब देख लीजिए, क्या ये क्वेश्चन किसी किताब में आएगा? सर बिल्कुल नहीं छपेगा, किसी भी किताब के अंदर नहीं छपेगा। पढ़ लेना, अरुण कात्या, नीमराज सोंडा, जोर मार लेना, ये क्वेश्चन कहीं नहीं आने वाला। बट क्या पेपर में आएगा? आएगा। क्यों? पेपर में तो आ चुका ऑलरेडी, है ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन दिस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, पहले तो बात बाद में करेंगे, हाथ खड़ा करो, कितने लोग जानते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? फटाफट से हाथ खड़ा कर लो। There are 10% candidate who are unable to raise hand। वो सोच रहे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सर ये तो 3 फरवरी को नहीं होता। अच्छा, फरवरी थोड़ी सर, 30 फरवरी को होता है ना? 30 फरवरी को होता है। कुछ लोग कहते हैं हाँ हाँ 30 फरवरी को हो सकता है। 30 फरवरी कब होती है? ओके फाइन यार, सब लोग जानते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बट जो लोग नहीं जानते सर कंसीडर कीजिए, क्योंकि ये भाई साहब पिछले बार मेरे से फंस गए थे, है ना? ये किसी लड़की से बात कर रहे थे, आज इन्होंने अपना मुंह दिखा रखा था, लेकिन जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा मुंह छुपा लिया अपना। चलो कोई बात नहीं, ये मेरे सामने थे, बिल्कुल मैं इनको देख पा रहा था, बट इन्होंने सडनली फेस को नीचे कर लिया। व्हेन आई आस्क वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? आपको आवाज तो सुन ही दिया, डेफिनेटली आप क्लास ले रहे हैं, बिकॉज ये रिकॉर्ड भी हो रही है। 2 सेकंड पहले आप सामने थे। खुद को सर अनम्यूट करें प्लीज, है ना? देखा, ऐसा होता है, 2 सेकंड पहले वो था, अब अनम्यूट करने की हिम्मत नहीं है, बिकॉज उसको पता नहीं है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है। रीजन इज, जब लास्ट टाइम क्लास चल रही थी, ये ड्यूरिंग द क्लास किसी लड़की से बात कर रहा था। तो अब लड़कियां किसी लड़के से बात करते हैं और कोई लड़का है तो लड़के से बात करता है, तो सिंपली समझ जाइए फ्यूचर में तुमसे कोई बात नहीं करेगा, लाभ देगा तुम्हें, बिकॉज तुम्हारे पास कुछ होगा नहीं करने को। ओके ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यार कौन नहीं जानता? फरवरी में क्या भाई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अब जाके आएगा एनवायरनमेंट डे, आप जानते हैं ना? ऑन दिस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इन विच स्टेट फर्स्ट फूड फॉरेस्ट, पहले इसका बता दूं होता क्या है। फूड फॉरेस्ट का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्पेशल टाइप के ट्री लगाने हैं, बस ऐसा ही कि आपको प्लांटेशन को एस्टेब्लिश करना है ताकि आपके खाने के लिए रिसोर्सेज हो, बिकॉज ट्री है तो अल्टीमेटली आपके रिसोर्स है। तो इसने बोला फर्स्ट फूड फॉरेस्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड एट ट्राइबल बेल्ट ऑफ, अब यहाँ पे स्पेलिंग पढ़ ले, मे बी वहां का विलेज है तो मैं कुछ गलत बोल जाऊं, इट्स अत्तापैडी या फिर कुछ और भी हो सकता है भाई, क्योंकि वो लोकल नेम है। इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, वो विलेज का नेम है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नाबार्ड ने पूछा वो फर्स्ट जो फूड फॉरेस्ट है वो कहां पे बनाया जा रहा है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या फिर नन ऑफ दीज? ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बिकॉज अगर आपने पलक्कड़ वर्ड पे ध्यान दिया हो तो जीआई टैग वैग में इसका नाम आ जाता है। थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ेंगे ना, आपको पता नहीं जिंदगी कितनी सवर जाएगी, क्योंकि पलक्कड़ में भी आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा हुआ है। कोई पैडी की वैरायटी की बात आई थी कहीं ना कहीं, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है मैंने कहां पढ़ा है, बट मुझे इतना याद है कि मैंने राइस के रेफरेंस में पलक्कड़ कहीं पढ़ा था, मुझे स्टेट उसका पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा एक स्टूडेंट है उसने सेंड किया मुझे इसका आंसर नहीं पता था, क्योंकि मैं भी उतना ही पढ़ता हूं पेपर, लेकिन मैंने जैसे इसको पढ़ा मुझे पता है वो कौन से स्टेट के अंदर है। दैट्स इट, आंसर सामने है। अब आप डिसाइड कीजिए जी आंसर क्या आएगा।
ओके तो आंसर जो मुझे दिख रहा है ऑलमोस्ट 40% का दिख रहा है, 60% का आंसर नहीं दिख रहा है। 40% जो लोग बोल रहे हैं उसमें से मुझे बोला जा रहा है 2 और 3, 1 और 4 का इशारा कोई नहीं कर रहा, 2 और 3 का कर रहे हैं। और 2 और 3 में जाऊंगा तो 3 का इशारा करने वाले 20% लोग हैं और 2 का इशारा करने वाले 80% है। मेजोरिटी केरला कह रही है। डेफिनेटली आप राइट हैं। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट जो है नाम तो बता ही दिया था यार, अब तो क्या रह गया, स्टेट ही रह गया था। इट इज इन केरला। तो आपका जो फूड फॉरेस्ट है वो क्या है, वो नथिंग, कुछ बड़ा काम नहीं है। इन्होंने इनिशिएटिव लिया प्लांटेशन लगाने का कि वहां का जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो ट्राइब्स हैं, जनजातियां जो है, उनके लिए सफिशिएंट फूड रिसोर्स वहां पे होना चाहिए। तो इट वाज इन केरला। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूटी हैज प्रिपेयर्ड पोल्ट्री पॉलिसी 2020 फॉर फर्स्ट टाइम टू बूस्ट पोल्ट्री प्रोडक्शन इन द रीजन, है ना। कौन सा स्टेट या कौन सी यूटी है जिन्होंने फर्स्ट टाइम पोल्ट्री के लिए पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी क्या मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन बनाई किसने ये आप मुझे बता दीजिएगा। ऑप्शंस आपके क्या है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। ये जिस स्टेट ने या फिर यूटी, दोनों ऑप्शन दे दिए गए हैं, जिस स्टेट या फिर यूटी ने इसे बनाया है उसने क्या किया है, उसने 50 करोड़ की सब्सिडी दी है। इनमें से एक स्टेट है, 50 करोड़ की उसने सब्सिडी दे दी है। और 50 करोड़ की सब्सिडी देते क्या किया गया है, बोला गया कि ये 50 करोड़ हम हर साल देंगे और स्पेशल एक पोल्ट्री पॉलिसी बना दी गई है पोल्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। नाउ थिंक अबाउट दिस, कौन सा स्टेट होगा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो 20 सेकंड का टाइम लीजिएगा। जहां तक मेरा मानना है, मुझे ना आता होता इसका आंसर तो भी मैं आंसर दे सकता था, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल बनता है ये। ओके तो आंसर जो मुझे मिल रहा है आपकी साइड से, पहले तो मुझे आंसर मिला 70% लोगों का, 30% लोग तो आंसर कर ही नहीं रहे। ये 70% में से कुछ लोग हैं 2 का इशारा करने वाले, कुछ 3 का कर रहे हैं, कुछ 5 का कर रहे हैं, 1 और 4 का इशारा कोई नहीं कर रहा। 1 पे है हिमाचल प्रदेश, 4 पे है महाराष्ट्र, 2, 3 और 5 का इशारा चल रहा है। एक बार देख लेते हैं। मेजोरिटी जो है 5 का इशारा कर रही है। मैंने शुरू में बोला कि इसका आंसर कि मुझे ना आता होता तो मैं तुक्का लगा लेता, ठीक है। आपका दिल 5 पे क्यों जा रहा है, आपका दिल 5 पे इसलिए जा रहा है बिकॉज इट्स पोल्ट्री कैपिटल। एक बात बताओ, मुझे क्या करना है, मुझे ना आज एक लेट्स से कुछ नई क्लास स्टार्ट करने, डेली की 10 मिनट की एग्जांपल दे रहा हूं। वो 10 मिनट की क्लास में स्टार्ट करने वाला इंप्रूवमेंट के लिए, मैं किस बच्चे के लिए स्टार्ट करूंगा, जो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है या जो बॉटम पे है। नेचुरल जो इंटेलिजेंट है उसका तो हो चुका, बॉटम वाले को ऊपर उठाइए ना। आप आंध्र प्रदेश बोले सरासर गलत है अगर तुक्के के फॉर्म में बोल रहे हैं, क्योंकि आंध्रा तो पहले से पोल्ट्री कैपिटल है भाई, इतना अच्छा खासा डेवलपमेंट है, तो आंध्रा कैसे हो सकता है। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे, सर डेवलप्ड है अच्छा खासा पोल्ट्री वाले केस में, इसको प्लीज मत बोलिए। महाराष्ट्र में जाएंगे तो आप खुद देखिए, महाराष्ट्र भी, पता नहीं मैं बोलूंगा नहीं फिर तो आंसर ही आ जाएगा, बिकॉज मैंने महाराष्ट्र भी कह दिया तो फिर आप बोलेंगे अब तो यही रह गया। महाराष्ट्र ठीक है इतना डेवलप्ड नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र भी ऑफ कोर्स डेवलप्ड है। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में पॉलिसी हो सकती, मुझे नहीं पता। आपको लगता है कि आपकी सरकार महाराष्ट्र की अच्छी है तो आप 3 कहिए, बट मुझे तो है नहीं विश्वास कि आजकल वो गुंडागर्दी जो चला रहे हैं, कहाँ पोल्ट्री का टाइम है उनके पास। वो कहते हैं पहले हम ये वाला काम करेंगे फिर अपनी ही देखो ना कितना अच्छा है ये। मतलब मैंने किसी बच्चे से बदतमीजी कर ली आप में से, और उसी बदतमीजी को मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया कि मैंने उस बच्चे से बदतमीजी करी, कर लो जिसे कोई करना है, क्योंकि मेरा राज है ना, मेरा टेलीग्राम चैनल है, कर लो जो कुछ। तो पहले तो गलत बोल दो, हरामखोर बोल दो, फिर कह दो इसका मतलब नोटी होता है, और फिर अखबार के अंदर भी छाप दो, तोड़ डाला। अजीब चल रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार के पास टाइम है नहीं हाल फिलहाल ये सारे काम करने का, क्योंकि ये काम 1-2 महीने में हुए और वो लोग बिजी है इस टाइम पे, काफी प्रोग्रेस चल रहा है ना। तो ये मत आंसर कीजिए। नाउ पॉइंट इज 1 और 2, क्या बोलते हैं आप, 1 आएगा कि 2 आएगा? देख लो, अब भी तुक्के वाले लोग सही नहीं कर पा रहे। दे आर लाइक चलो सर अब तो अंधेरे में तीर लगाना, लग गया तो लग गया, ना लगा तो फिर गोली मारो। ओके सो जब बात करते हैं इस पॉलिसी की, प्लीज हाथ नीचे कर लीजिए, बिकॉज इसका आंसर आपको पता नहीं है, आप नहीं पढ़ते हैं न्यूज को अच्छे से। आपको बताया मैंने, एडिटोरियल पढ़ी और एग्रीकल्चर न्यूज, यार ये भी जुलाई का ही है आसपास का। तो ये जो है ये हिमाचल प्रदेश ने भी नहीं किया है, तो फिर तो बच गया गया हमारे पास। ये जो है इट वॉज इन जम्मू कश्मीर। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट भी आपको मिल रहा था, अगर इसका आंसर जम्मू कश्मीर ना होता है ना, तो शायद इस वर्ड को निकालना पड़ता, क्योंकि ये वर्ड हिमाचल, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र के नहीं आ रहा था, सिर्फ इसी स्टेट के लिए वाला वर्ड लगाना पड़ा उसे।
नहीं तो विच स्टेट से काम चल जाता था, तो थोड़ा थोड़ा हिंट आपको लेना चाहिए था, बिकॉज आपको पता है इस टाइम पे जो फंडिंग इनको हुई, जम्मू कश्मीर एज अ स्टेट है इस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, लेकिन जो नई पॉलिसी बन रही है वहां पे यूटी है, इसके फंड में लिखा गया है कि 50 करोड़ फंड हैज बीन गिवन बाय द यूटी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यूटी वर्ड लिखा गया, तो यूटी क्यों लिखा गया, बिकॉज आपको पता ही है रिसेंटली चेंज क्या हुआ। एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, नाफेड, नाफाड है ना, नाफेड हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर विच टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाफेड जो है जिसको आपको पढ़ाया हुआ है, कौन सी टाइप की सोसाइटी है ये, हाउसिंग, मार्केटिंग, फार्मर, प्रोड्यूसर या फिर कंज्यूमर। थोड़ा ध्यान से आंसर दीजिएगा, डिफिकल्ट तो नहीं आई है लेकिन सोचना पड़ेगा। एक वर्ड से तो आप परिचित होंगे ही होंगे, कौन से वाला वर्ड, बाम वाला, कौन सा बाम, हाँ जो आंसर नहीं दे रहे आप झंडू बाम है, क्योंकि आपको मैंने नाफेड पढ़ाया हुआ है। अब आपका दिमाग नहीं वर्क कर रहा तो मैं क्या कर सकता हूं, आपको आंसर देना चाहिए। ओके, सो 2 और 3 का इशारा है, मेजोरिटी 2 का, कुछ थोड़े से लोग 3 का इशारा कर रहे हैं, तो 2 वाले लोग राइट हैं। पहले 3 वाले ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर आप फार्मर, अब फिर से इसको तुक्का लगाते हैं, एक बात बताओ, अगर आपको लग रहा है कि सी इज द राइट आंसर, तो डी के साथ क्या दिक्कत है भाई, फार्मर्स कैन बी अ प्रोड्यूसर, अगर मैं फार्मर हूं तो मैं प्रोड्यूसर भी तो हूं ना यार। अब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वर्ड बोल देते हैं, अरे एग्रीकल्चर में फार्मर ही प्रोड्यूसर है। अगर आपको आंसर फार्मर लग रहा है तो ये ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दिक्कत होगी फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि फार्मर की मार्केटिंग कंपनी है या मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है तो वो प्रोड्यूसर का भी है, कंज्यूमर तो नहीं बन सकता फार्मर, बट फार्मर इज प्रोड्यूसर। तो ये तो आंसर नहीं बन रहा था ना, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे थे स्टेटमेंट। मैंने आपको इसलिए बोला लॉजिकली सोचना स्टार्ट कीजिए। आप लोग पढ़ते कम है, रट्टे मार लेते हैं बस, आपने लंबी क्लासें लगा ली हैं सर, आपका सफर अब बहुत लंबा हो गया है, 4-5 महीने से पढ़ रहे हैं कम से कम, फर्स्ट बैच वाले तो फरवरी के अंदर आए थे, 6 महीने से ऊपर हो गया है। थोड़ा सा भी इसको चलाना सीखिए, चीजों के साथ जाइए। और मैं इसीलिए कॉन्फिडेंट होता हूं उन लोगों के लिए जो अच्छे से पढ़ते हैं, सिर्फ रट्टा मत मारिए, अपने माइंड को थोड़ा ब्रॉड बनाइए, चीजों को आंसर कीजिए। मैं रियलिटी में तुमसे कम पढ़ता हूं, आप भी जानते हैं, किताबें बनाई मैंने हैं, लेकिन मुझे उतना याद थोड़ी है सब कुछ, और सारी किताब मैंने नहीं बनाई है। और करंट अफेयर्स आप किस विजन से पढ़ते हैं मुझे पेपर में आएगा, मैं किस विजन से पढ़ता हूँ कि मुझे बच्चों को समझाना है, मेरे लिए तो यहाँ पे लिखा होता है काफी कुछ, मुझे एक्सप्लेन करना है, लेकिन स्टिल मेरे सामने क्वेश्चन आते हैं ना, मैं 10 में से 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही तुक्का लगा लेता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से रिलेट हो जाते हैं। तो आप खुद देखो, अगर थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होते तो आप समझ जाते हैं कि यार फार्मर प्रोड्यूसर तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, मतलब अगर फार्मर आ सकता है प्रोड्यूसर भी आ सकता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अगर आपने इतना जज कर लिया कि सी और डी आंसर नहीं हो सकता, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो बच क्या गया हमारे पास। अब खुद देखें, अगर आप इतना सा आइडिया लगा लेते तो कंज्यूमर आना नहीं था, हाउसिंग आना नहीं था, तो अपने आप आंसर मिल जाता। नाफेड तो मार्केटिंग सोसाइटी है ना यार, नाफेड करता क्या है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग को प्रमोट करता है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बताया था आपको, मैंने समझाया भी था कि नाफेड में करप्शन ज्यादा है, बिकॉज उसके मेंबर ज्यादा हैं, कोऑपरेटिव बेसिस पे चलता है ये, इतने सारे लोग अंदर हैं तो फंड थोड़ा बहुत आता है, उतना लोग खा जाते हैं, तो इसमें करप्शन ज्यादा है। मैंने ये बात बोली थी आपको पढ़ाते टाइम, आप भूल जाते हैं, याद रखा कीजिए, क्योंकि आप भूल जाएंगे तो मेरी गलती नहीं है, बट ये भी नाबार्ड 2020 ने 4 दिन पहले पूछ लिया है। आप बोलेंगे सर ये तो बताया नहीं था आपने, आप सुन के देख लो आपकी रिकॉर्डिंग, आपने कहीं ऐसा तो बोला ही नहीं था कि नाबार्ड जो है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो भाई पढ़ाया, जब पूरा कॉन्सेप्ट ही खोल दिया, अब उतना सा एनालाइज तो आपको करना ही पड़ेगा ना। बस यही आपको मैं क्लियर बता दूं, अगर आप AF और नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो MSc, NSc, इफको, FCI, CW इसकी कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं। AF और नाबार्ड के UPSC के सपने देख रहे हैं ना, तो इनका काम ही यही है, ये बुक में से नकल मारते ही नहीं है, बाकी लोग नकल मार लेते हैं। अभी रिसेंटली राजस्थान में पेपर हुआ प्री PG का, 100 क्वेश्चन का था, 100 में से 60 क्वेश्चन बड़े आराम से किताबों के अंदर मिल जाएंगे। AFO के अंदर किताब में से 10 क्वेश्चन नहीं मिलते सीधे सीधे, हाँ वो अलग बात है, किताबों में से ही कवर होता है कंटेंट जो जनरल से आएगा, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के डाला है, तो वही कुछ क्वेश्चन था ये। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। सो स्टार्ट करने से सबसे पहले आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट कंटिन्यू करेंगे, फॉरेस्ट का कुछ एक स्कीम्स पढ़ेंगे, बिकॉज फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2019 की है, 1 साल पहले की, बट ये अब अगली जो आएगी फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होती है बायनियल होती है। बायनियल का मतलब वो अब अगली आएगी 2021 के अंदर, और इस बार तो कोरोना के चक्कर में काफी सब कुछ लेट हो गया, तो पॉसिबल है 2021 से भी लेट हो जाए, तो हमें यही पढ़नी पड़ेगी। तो लाइव स्टॉक सेंसस भी आपको सेम पढ़ना पड़ेगा, फॉरेस्ट रिपोर्ट भी सेम पढ़नी पड़ेगी। तो आज के लेक्चर में फॉरेस्ट रिपोर्ट पर कुछ स्कीम कंटिन्यू करते हैं, और कल के लेक्चर में लाइव स्टॉक सेंसस और बची हुई स्कीम को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक बात है।
इस वीक में ये कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर आपका जो बाकी बचा हुआ सेशन है वो कंप्लीट करेंगे। बाकी बचा हुआ एएफओ वालों के लिए, आरआरबी वालों के लिए सिर्फ करंट अफेयर्स है, बिकॉज उनका तो पेपर आने वाला है। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करने से पहले मैं आप में से किसी एक के पास आना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा ये क्या होता है। हमने बहुत बार ऐसा हुआ होगा, आपका कोई फ्रेंड या कोई मिलने आया होगा और वहां पे क्या हुआ होगा, आप किसी रोड से जा रहे होंगे, आपने इंट्रोड्यूस, वो देख वहां पे जंगल है। हमारे तो गांव में अक्सर शेर आ जाते हैं वहां से निकल के। जंगल वर्ड आपने, फॉरेस्ट वर्ड बहुत बार यूज किया है कि नहीं किया। जैसे मिल्क की बात कर लेते हैं कि मिल्क हम डेली कंज्यूम करते हैं, वी नो वेरी वेल सर मिल्क क्या होता है, बट व्हेन इट्स कम्स टू डेफिनेशन के बेटा बता मिल्क क्या होता है, सर ये तो नहीं पता यार मिल्क क्या होता है, पीता तो डेली हूं बट होता क्या, आई डोंट नो। अब जंगल कहाँ पे है पता है, गए भी हैं जंगलों में, दूर से दिखाओ जंगलों में ना गए होंगे, लेकिन जंगल होता क्या है, नहीं सर ये नहीं बताऊंगा, ये तो पैसे आपको दिया मैंने, फीस आपने लिया तो आप बताएं, है ना। हाथ खड़ा करो, मुझे कौन बता सकता है फॉरेस्ट क्या होता है। एक एरिया जिसे आप देखेंगे और फॉरेस्ट बोल देंगे, का टाइम जाता है, क्लास उतनी इंटरेक्टिव सी नहीं रहती है। एक से पूछते हैं, नाम है आपका नताशा, नताशा प्रधान। नताशा मैम, प्रधान आपका सरनेम है? यस सर। हमारे यहाँ गांव का मुखिया प्रधान होता है। ओके मैम, प्लीज बताएं फॉरेस्ट क्या होता है। More than 1 hectare area under tree cover. Sorry, can you please repeat? More than 1 hectare area under tree cover. More than 1 hectare area under tree cover. Anything else? That's it? Canopy density also more than 10%. Yeah, of course, है ना। There are 2 point जिसे हम फॉरेस्ट कह पाए, बोल दिया इन्होंने, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हम पीछे देख पा रहे हैं पेड़, बहुत सारे ट्री दिख रहे हैं। अब इन ट्रीज को क्या मैं फॉरेस्ट बोल सकता हूँ? मे बी यस और मे बी नो। कैसे बोल पाऊंगा इसको? फॉरेस्ट बोल सकते हैं अगर इसका जो एरिया है वो कितना है, दैट एरिया इज मोर देन 1 हेक्टेयर। एरिया कितना? मोर देन 1 हेक्टेयर। और कैनोपी डेंसिटी कितनी? इट इज मोर देन 10%। ये कैनोपी डेंसिटी क्या होती है? कैनोपी डेंसिटी को समझने से पहले वर्ड को समझते हैं। कौन सा वर्ड? कैनोपी। ये कैनोपी क्या होता है? जब बच्चों कैनोपी की बात करते हैं, ये ट्री आपको दिख रहे हैं, इनके ऊपर कुछ ना पत्तियां होंगी, वो पत्तियां कितना एरिया कवर कर रही हैं, उसकी कैनोपी कितना एरिया कवर कर रही है, वो कैनोपी डेंसिटी बनाएगा। अगर मेरे यहाँ पे ट्री है 10 हेक्टेयर एरिया पे, उस 10 हेक्टेयर में से कैनोपी कवर करती है कितना? 6 हेक्टेयर। तो 10 का 6 मतलब कितने परसेंट हो गया? 60%। तो कैनोपी डेंसिटी कितनी हो गई? 60%। अगर आप कहीं पे हैं जहां पे फॉरेस्ट है कितने पे? 10 हेक्टेयर पर, बहुत ज्यादा डेंस है, वहां पे पत्तियां बहुत ज्यादा है, 9 हेक्टेयर एरिया कवर कर लेती है 10 में से, दैट मींस आपके यहाँ पे कैनोपी डेंसिटी कितनी है? 90%। अगर आप राजस्थान से हैं, वहां पे मोर देन 1 हेक्टेयर एरिया तो है, ट्री भी है, बट कैनोपी डेंसिटी 10% से ऊपर नहीं हो पाती, बिकॉज डेजर्ट के अंदर जो प्लांट होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, उनकी लीव्स बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत ही छोटी, ट्रांसपीरेशन लॉसेस कम करने के लिए। तो वो 1 हेक्टेयर नहीं 50 हेक्टेयर पे होते हुए फॉरेस्ट के केस में नहीं आ पाते हैं, फॉरेस्ट के अंडर में नहीं आते हैं। व्हाई? बिकॉज ये क्राइटेरिया तो फुलफिल कर पाते हैं, बट ये वाले नहीं कर पाते। राजस्थान में आपने देखा होगा, मैं आपको थोड़ा सा राजस्थान के अंदर लेके चलता हूं, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं होगा, तो इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि वहां पे कैसे कैसे ट्रीज होते हैं। तो मैंने जस्ट लिखा ट्रीज इन, अरे स्पेलिंग गलत नहीं होनी भाई, स्पेलिंग गलत लोग जज कर लेते हैं भाई, रिकॉर्डिंग होती है, बोलेंगे सर को तो इसकी ट्रीज की स्पेलिंग नहीं पता थी। डेजर्ट में भी ये तो डबल एस लगा देते हैं, मीठा बना देते हैं उसे, है ना। ओके, तो जरा यहाँ पे देखिएगा, मैं कुछ इमेजेस शेयर करता हूँ। अब जरा इस ट्री को देखिए, आप बोलेंगे सर तो सूखा हुआ है। नहीं सर, ये डेजर्ट का एक्चुअल ट्री है, ये ड्राई नहीं है, विल्ट नहीं है, ये जिंदा है। ऐसे ही ट्री वहां पे होते हैं। अब इसको देखिए, कहाँ कैनोपी है भाई, इसको जरा देखिए, कैनोपी दिख रही है कहीं पे? ठीक है, इस पे थोड़ा सा हरियाली दिख रही है, बट बहुत ही छोटी छोटी लीव्स इनके ऊपर होती हैं, है ना। यहाँ पे देखिए जरा, कितनी कैनोपी है उसके अंदर? बहुत कम कैनोपी है। ये देखो, मैंने तो ट्रीज लिखा है ना, मैं चलो ये तो इसकी तो कटाई छटाई कर दी है जी। इसको देख लीजिए, डिजर्ट में जो ट्रीज होते हैं उनकी कैनोपी बहुत मिनिमम होती है, तो वो कैनोपी डेंसिटी 10% से ऊपर नहीं कर पाते। तो इतना बड़ा एरिया होते हुए फॉरेस्ट उसे नहीं कह सकते। तो फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट का मतलब ऐसा एरिया जो मोर देन 1 हेक्टेयर है और कैनोपी डेंसिटी 10% से अबव है। नेक्स्ट आते हैं ना, बात करते हैं आपकी रिपोर्ट की। जो रिपोर्ट का नेम है वो क्या है? स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। इसे एफएसआर भी कहा जाता है। एफएसआर, मैं गलत बोल रहा हूं शायद, इसे बोलते हैं एसएफआर, एसएफआर। कभी कभी आई वर्ड साथ में लगाते हैं, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एसएफआर, और कभी कभी आई लगाते हैं तो फिर वो इंडियन से रिप्रेजेंट हो गया ना, कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। हर 2 साल के बाद आती है। 2017 में आई थी, अभी जो है वो 2019 की है।
प्रिपेयर्ड बाय, इसे करता कौन है प्रिपेयर? एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आप फॉरेस्ट की बात करेंगे तो आपका दिल ना चाहते हुए भी ना आपको लेके जाएगा उस साइड। कौन सी साइड लेके जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बट मेक श्योर इससे कौन डील कर रहा है? एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। आईएसएफआर, आईएसएफआर इज अ बायनियल, 2 सालों के अंदर बायनियल पब्लिकेशन ऑफ एफएसआई। एफएसआई कौन? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट change, government of India. ISFR 2019 is 16 in the series since 1987. पहली जो रिपोर्ट आई थी वो कब आई थी? 1987 के अंदर। अभी जो आई 2019 के अंदर वो कौन सी थी? 16 थी। The 2019 report for the first time has assessed the qualitative nature of the forest cover, including listing its biodiversity and type of the plant and trees. इसने क्या बोला? इसने, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करना डिफिकल्ट था। इतने सारे फॉरेस्ट है, मेजर करना कहां पे है कहां पे नहीं है। बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया ऐसे भी है जिनको एक्सेस करना बहुत मुश्किल है, वहां तक जा नहीं सकते। लेकिन आजकल ये काम बहुत इजी है बिकॉज आजकल ये काम मैनुअली नहीं होता, इट इज डन बाय, कौन करता है? ऑफ कोर्स इट इज डन बाय सैटेलाइट। सैटेलाइट या फिर जिसे आप रिमोट सेंसिंग कहते हैं। डू यू नो व्हाट इज रिमोट सेंसिंग? बहुत इजी वर्ड है ये, है ना। आप एक बार हाथ खड़ा करो, मैं किसी से पूछने वाला नहीं हूं, जस्ट हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, कितने लोगों को पता है रिमोट सेंसिंग क्या होता है? मैं जस्ट एक बार देखता हूं फिर आपको बताता हूं, जो मैंने शुरू में नाबार्ड के क्वेश्चन बताते हुए बात बोली। ओके, सो व्हेन आई आस्क व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, देयर आर 40% कैंडिडेट हु आर रेजिंग देयर हैंड। बस नीचे कर लीजिए हाथ। 60% बोल रहे हैं कि मुझे रिमोट सेंसिंग नहीं पता, मुझे भी नहीं पता यार, है ना। अब जरा पता करने की कोशिश करते हैं रिमोट क्या होता है। रिमोट घर में टीवी का है ना, मेरे पास भी एक रिमोट है मेरा, ये सब ऑन ऑफ करने के लिए। मैं क्या करता हूं, मुझे अगर इसको ऑफ करना है तो मुझे इसके बटन टच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने वो पिक करा, इसे ऑफ कर दिया। रिमोट का मतलब क्या है? रिमोट का मतलब दूरी से, यही तो है ना। हम बोलते हैं कि नाबार्ड ऐसे ऐसे एरिया सर्व करता है जो रिमोटली लोकेटेड है। विलेज जो होते हैं वो रिमोट एरियाज में होते हैं। व्हाट डज दैट मीन बाय रिमोट एरियाज? सिटी के अंदर रहते हैं तो वहां पे सब कुछ है, लेकिन वो रिमोट एरिया वो दूर है। तो रिमोट टीवी का रिमोट नहीं होता, वो रिमोट कंट्रोल होता है। सर आपने रिमोट कहा होगा, वो गलत वर्ड है, इट्स रिमोट कंट्रोल। व्हाई? बिकॉज आप सोफे के ऊपर बैठे हैं, टीवी तो वहां पे यहां से कंट्रोल कर रहे हैं, सो हमें एक्सेस दे रहे हैं रिमोटली कंट्रोल करने का। तो रिमोट का मतलब क्या हुआ? दूर होना। मैंने वर्ड क्या पूछा? रिमोट सेंसिंग। रिमोट का मतलब दूर होना, सेंसिंग की बात करते हैं। मैं जैसे ही घर में गया, आज तो कुछ मीठा बना है, सेंस कर लेते हैं हम। मैं गया नहीं अभी किचन के अंदर, बस ऐसे ही मैंने सेंस कर लिया। तो ऐसे ही सैटेलाइट जो है वो सेंस कर ले रहा है ना। तो रिमोट मतलब दूर है, बिकॉज सैटेलाइट हमारा कोई फॉरेस्ट के ऊपर तो घूम नहीं रहा, सैटेलाइट ऊपर है, लेकिन उसने सेंस कर लिया। तो व्हाट डज दैट मीन बाय रिमोट सेंसिंग? कि किसी प्लेस को, किसी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए उसे क्या कर लेना, उसका पता लगा लेना। वो क्या है? दैट इज नोन एज रिमोट सेंसिंग। अब खुद से पूछो, क्या मुझे रिमोट सेंसिंग पता नहीं था? ऑफ कोर्स पता था, लेकिन हम इसके घोड़े दौड़ाते नहीं है। मुझे भी पता नहीं था सर, मैं भी आप जैसा ही हूँ, गांवों से आया हूँ, हिंदी माध्यम से पढ़ के आया हूँ, मैंने कुछ नया कुछ सीख लिया। बस इतना सा कि थोड़ा सा सोच लेता हूँ, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। आप में से जो लोग हाथ खड़ा कर रहे थे, इन्होंने कौन सा कहीं पे डेफिनेशन पढ़ी है रिमोट सेंसिंग की? अपने यहां से सीखा इन लोगों ने सर। तो थोड़े से घोड़े दौड़ाएं दिमाग के। तो रिमोट सेंसिंग से हम क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं। अब इसलिए हमारे लिए बहुत इजी हो गया, बिकॉज जैसे आप देखो, आप गूगल मैप पे जाओ, गूगल मैप पे आपको लोकेशन दिखाता है, आप अपना घर वो देखो तो मेरा घर है वहां पे। एग्जैक्टली आपके घर का मैप नहीं दिखा रहा वो, लेकिन वो लोकेशन से समझ जाते हैं मेरा घर यहीं आसपास है। कोई बड़ा पैलेस हो, कोई कुछ ऐसा प्लेस हो, तो वो तो आप आइडेंटिफाई करते हैं एग्जैक्टली यही वाला प्लॉट है वो। क्यों? वो दिखा रहा है आपको, इमेज दिखा रहा है, वो बॉक्सेस से बन के अच्छे से आ जाते हैं वहां पे। तो आजकल सब कुछ सैटेलाइट से हो रहा है, बहुत कुछ सैटेलाइट से हो रहा है। हम कितनी सारी चीजें हमारी सैटेलाइट से कनेक्ट करते हैं। आप देखिए, जब बारिश होती है हमारा घर का टीवी बंद हो जाता है। व्हाई? बिकॉज क्लाउड बीच में आ गया, सैटेलाइट उससे ऊपर है, सिग्नल नहीं रिसीव कर पा रहा वो। तो ऐसे ही सैटेलाइट क्या करता है, सैटेलाइट चेक कर लेता है नीचे के फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट क्या होता है मैं आपको बता चुका। सैटेलाइट के लिए कितना बड़ा काम है यार। सैटेलाइट इमेज बनाएगा, दो प्रकार की इमेज बनाएगा। एक इमेज बनाएगा जो ग्रीन ग्रीन बन रही है, सेकेंड इमेज जो ग्रीन के अलावा बन रही है। ग्रीन के अलावा क्या हो सकता है? मिट्टी हो सकती है, पानी हो सकता है, यही तो होगा। पृथ्वी हमारी अर्थ जो है वहां पे क्या है, 71% पे वाटर है, 29 पे आपका सॉलिड सरफेस है। उस 29% सॉलिड सरफेस पे क्या है? फॉरेस्ट है। तो उसने दो ग्राफ, दो इमेज बना दी। जैसे अब मेरी फोटो खींचो, मेरी फोटो में क्या आएगा? या तो मैं आऊंगा या पीछे का पार्ट है, और तो कुछ नहीं आने वाला। तो जहां पे मैं दिख गया मतलब मैं हूं, बाकी सारा मेरा क्या है? बोर्ड है। तो ऐसे वो फोटो खींचता है दूर से अपने पिक्सल से।
पिक्सल भी समझते होंगे, आपके फोन के अंदर कैमरा होता है, कैमरा से फोटो लेते हैं। पहले कैमरा से फोटो अच्छी नहीं आती थी, जूम करो तो वो खराब सी होती थी। आजकल बड़ी एचडी फोटो आने लगी है। वाई? पिक्सल्स बढ़ गए हैं, अब छोटे छोटे पिक्सल्स आते हैं। पहले ये चीजें एचडी में नहीं आती थी, ये चीजें मतलब जो भी हमारी स्क्रीन है वहां पे वो दिखता था क्लैरिटी। आजकल एचडी के नाम पे चैनल कितना अच्छा दिख रहा होता है। वाई? पिक्सल्स बढ़ गए हैं। तो पिक्सल्स वो नीचे डालता है सैटेलाइट, और वो इमेज बना लेता है कि भाई इतना ग्रीन है और इतना क्या है आपका ग्रीन के अलावा पार्ट है। ग्रीन के अलावा तो उसको छोड़ दो, बिकॉज ग्रीन है तो वो क्या है, वो फॉरेस्ट है। अब ग्रीन में से कैटेगरी 2 बना लेगा कि अगर 1 हेक्टेयर से ज्यादा है तो फॉरेस्ट मानेगा, नहीं है तो नहीं मानेगा। 1 हेक्टेयर प्लस 10% कैनोपी डेंसिटी, तो बड़ा इजीली उसने चेक कर लिया फॉरेस्ट क्या होता है। प्लस उसने क्वालिटेटिवली चेक कर लिया कि डाइवर्स कितना है, उसके वहां पे डाइवर्सिटी कितनी है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या आता है, जैसे आप लोग एग्रीकल्चर पढ़ के आते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट आपको एग्रीकल्चर पढ़ाए जाते हैं, वो क्या सारे के सारे डाइवर्स है ना। तो डाइवर्सिटी क्वालिटेटिव पैरामीटर फर्स्ट टाइम चेक किया गया, 16th सीरीज में था। इट आल्सो क्रिएटेड अ नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द प्रोड्यूस फ्रॉम फॉरेस्ट। इसने एक इन्वेंटरी बना दी कि आपके फॉरेस्ट से कौन कौन से प्रोड्यूस मिलते हैं। ये पॉइंट तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटेटिव जो नेचर है फॉरेस्ट कवर का वो पहली बार चेक किया गया था। बाकी बातें आपको सारी समझ आ गई होंगी। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्या बोला गया, थोड़ा सा विजिबल का मैं ठीक कर देता हूं। नेक्स्ट बोला गया यहाँ पे एरिया ऑफ इंडिया। ये क्या है जी, है ना, एरिया ऑफ इंडिया तो सारे लोग जानते होंगे यार। इंडिया के एरिया की बात करते हैं कि एरिया जो है इंडिया का वो कितना है, ये सब लोग जानते हैं कितना है। डेफिनेटली आपने मिलियन हेक्टेयर के अंदर पढ़ा होगा। एक ही बात है, यहाँ स्क्वायर किलोमीटर के अंदर लिखा गया कितना, 3287 और 260, 32,87,000 और 260 स्क्वायर किलोमीटर। फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं, फॉरेस्ट कवर इसको याद मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये याद है और ये पता है तो इजीली कैलकुलेट कर लोगे और ये पूछा भी जाएगा, ये पूछा जाएगा। तो इसको प्लीज याद कर लीजिए। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, इट इज 21.67%। आप बोलोगे सर मैंने तो कोई 24.5 पढ़ा था, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। हाँ मैं गलत पढ़ा रहा हूं, पता है क्यों पढ़ा रहा हूं गलत, क्योंकि इसने क्या वर्ड बोला, फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या है, मोर देन 1 हेक्टेयर। लेस देन 1 हेक्टेयर तो कवर ही नहीं हुआ ना अभी तक। अगर मेरे घर के बाहर ट्री लगे हुए हैं और वो लेस देन 1 हेक्टेयर है, वो तो भी कवर ही नहीं किया ना, उसको तो कवर करना बाकी है। तो वो लेस देन 1 हेक्टेयर का आएगा तो वो जुड़ के फिर ज्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली ट्री फॉरेस्ट अगर बोलोगे 21.67 है। फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर की बात करते हैं। ट्री कवर का मतलब जो 1 हेक्टेयर से कम है या 10% से कम है, लेकिन ट्री तो लगे हुए हैं ना, आपके घर के बाहर भी होंगे, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। उसको जोड़ने के बाद जो हमारे पास टोटल बन जाता है वो कितना है, 24.39। किसी को डाउट आ गया हो तो हाथ खड़ा कर लेना भाई। फॉरेस्ट का मतलब 1 हेक्टेयर और 10%। उसके अलावा जो ट्रीज है आपके घर के बाहर होंगे, है ना, 1 2 10 12 जो भी होंगे, वो फॉरेस्ट तो नहीं है, जंगल तो नहीं है ना, लेकिन वो ट्री कवर में आ जाएंगे। तो आपके और मेरे घर के बाहर उस कम्युनिटी के अंदर जो लेस देन 1 हेक्टेयर है वो यहाँ पे आ गए, आपका फॉरेस्ट यहाँ पे आ गया। अब इसने क्या बोल दिया, टोटल जोड़ दोगे तो फिर कितना हो गया, वो आपका 24.39। कुछ लोगों के माइंड में डाउट आ गया, क्या डाउट आ गया, अभी जाट जी हाथ खड़ा कर दे रहे हैं। भाई साहब क्या हाथ खड़ा कर रहे हैं, जल्दी से बोले यार, ऐसे क्यों डाउट क्रिएट कर दिया आपने, जल्दी से बोलिए सर। वो 56% ऑफ इंडिया है, वो किसके लिए है? बता देते हैं सर। यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, फिर बोला गया वो कितना है, इधर 7 लाख के आसपास था, ये 8 लाख आ गया। वो 56 नहीं होगा यार, वो कुछ और होगा, मे भी कुछ मिस्टेक है इसके अंदर। 56 को छोड़ दीजिए, 56%। ओके एक मिनट, वो 2017 लिखा गया है, बट 56 2017 के अंदर भी नहीं आएगा। अच्छा ओके ठीक है, ये ठीक है समझता मैं। इसने बोला 56% ऑफ इंडिया, ये फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर है 8 लाख इसका जाऊंगा तो ये तो ऑलमोस्ट 25% के आसपास आएगा। फिर 56, इसको अगर पेंडिंग छोड़ दीजिए, मे बी ये गलत तो नहीं होना चाहिए, ये होगा तो सही, कुछ मिस्टेक हुई होगी 5 पॉइंट से कुछ ऐसा होगा। वो 2017 प्रीवियस से कंपैरिजन किया गया। एट प्रेजेंट जो है ये कितना है, इट इज 24.39%। वो अभी का डेटा है, इट्स ओके, वो अगर कुछ गलत भी है तो उसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं है, बिकॉज़ वो प्रीवियस डेटा है। हमारे पास एग्जैक्टली जो फॉरेस्ट है वो 21.67 है। उसके बाद ये हमारा फॉरेस्ट प्लस ट्री है वो कितना है, 24.39। किसी को लग रहा है कि सर ट्री कवर तो बताया ही नहीं, अरे तो भाई 21.67 को माइनस कर दीजिए इसमें से, बाकी जो है वो क्या, ट्री कवर है। टोटल फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री इंक्रीज
बढ़े कितने हैं? बढ़े हैं 5188 स्क्वायर किलोमीटर इन द लास्ट 2 इयर्स। जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है बढ़ा कितना? इतना बढ़ गया। नेक्स्ट कहता है टोटल फॉरेस्ट कवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न की बात करते हैं, इसमें नॉर्थ ईस्टर्न आगे जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न को हर बार हम क्या बोल देते हैं कि डेवलपमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन नेचर इनके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो अगर फॉरेस्ट की एक्चुअली बात करोगे ना, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है ही नॉर्थ ईस्टर्न में। बट अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट भी यहाँ पे और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जलाए भी यहाँ पे जाते हैं, बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न ही वो स्टेट है जहां पे क्या होती है, मैक्सिमम फॉरेस्ट फायर होती है। जानते हैं फॉरेस्ट फायर क्या होता है? जंगलों में आग लगना। जंगलों में आग लगने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका जो तो नेचुरली होगी, बिकॉज आप देखो ऑस्ट्रेलिया में ये उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई थी, ऑस्ट्रेलिया में तो कितनी बड़ी आग लगी थी, तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया वहां पे, एक लीफ पे कॉन्टिन्यूसली क्या आ रहा था, सनलाइट टेम्परेचर आ रहा था, वो लीफ ड्राई थी, जल गई। अब वो जरा सी लीफ जली, सेकंड वाली जली, और जलते पूरा जंगल में आग लग गई वहां पे, और इतनी बड़ी आग लगी उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, है ना। सो वो तो क्या हुआ था वहां पे, तो वो नेचुरल था। लेकिन अगर मैं करता हूं कल्टीवेशन, कौन से वाली नाम बोलिए? बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। अगर आप करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न फार्मिंग या फिर आपकी झूमिंग खेती, तो आप पेड़ों को जलाते हैं। पेड़ों को जलाने से अक्सर ऐसा होता है, वो लोग थोड़े से पेड़ों को जलाना चाह रहे होते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जंगल वहां जल जाता है। लेकिन वो पढ़े लिखे लोग नहीं है वहां पे उतने, उनको समझ नहीं आ रहा कि नेचर कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जैसे लोग जो सिटीज में रहते हैं, वहां जो धुआं आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, हमें पता चलता है कि ट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस है। उनके यहाँ पे सारे ट्रीज है, तो सबसे ज्यादा है भी इनके पास और सबसे ज्यादा जलाते भी यही लोग हैं। फॉरेस्ट फायर भी यहाँ पे होता है। द टोटल फॉरेस्ट कवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज 1,70,541 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 65% ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया। सर 33% पे होने चाहिए, इनके पास तो डबल है, 65% है। हिली स्टेट has 40.30% of the total geographical area, because hilly state वर्ड जब बोल दिया तो फिर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर भी आ गया। तो हिली स्टेट का कितने हैं? 40%। नॉर्थ ईस्ट के 65%। ओवरऑल पूरे इंडिया में कितने हैं? 21.67। होने कितने परसेंट पे चाहिए? 33% पे। नेक्स्ट बोला गया नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। अब डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? पेड़ों काट देना। अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हो गया? पेड़ों को लगा देना। तो इसने बोला नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, एनएपी। एनएपी क्या है जी? ये आ गया आपका ग्रीन मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट कहता है जीआईएम। जीआईएम आपको ऊपर बता दिया, ग्रीन इंडिया मिशन है ना। जीआईएम जो है ये क्या करता है? कहता है जीआईएम जो है इज वन ऑफ, जीआईएम इज one of the 8 mission outlined under the National Action Plan for the Climate Change. Next बोला गया afforestation activities are also taken up under various program funding sources such as मनरेगा, PMKSY आप लोग जानते हैं, फिर आ गया आपका कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड। तो पेड़ों को लगाया जा रहा है अलग अलग प्लान्स के थ्रू। नेक्स्ट आ गया टर्म्स टू नो फॉरेस्ट एरिया वर्सेस ट्री कवर। तो इसमें क्या जानना, अभी अभी आपको बताया था कि अगर ये एरिया 1 हेक्टेयर से ऊपर और 10% से ज्यादा है तो इसे आप फॉरेस्ट बोलिए, और अगर दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल ना कर पाए, कोई एक या फिर दोनों ही, तो वो क्या है? ट्री कवर है। तो मतलब मेरे और आपके घर के बाहर ट्री कवर है, लेकिन वो जो ट्रेडिशनल एरियाज है जहां पे कॉन्टिन्यूसली पेड़ ही पेड़ है, वो क्या बन जाएगा? जंगल बन जाएगा। हो सकता है आपका घर किसी जंगल में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? पॉसिबल है आप हिली स्टेट से होंगे तो आपके घर के आसपास बहुत सारे ट्रीज हैं, तो अगर वो 1 हेक्टेयर से अबव हो जा रहे हैं ना, तो आप बाय डिफॉल्ट फॉरेस्ट के अंदर ही कंसीडर होते हैं। वो अलग बात है, आप किसी भी स्टेट से हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सैटेलाइट की जो काउंटिंग है वो कुछ ऐसी ही है, 1 हेक्टेयर और 10%। ठीक है, समझ के आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैंग्रोव। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो क्या ही है, बहुत इजी क्वेश्चन एक्चुअली। तो हाथ खड़े करना, कितने लोग बता सकते हैं कि मैंग्रोव क्या होता है? जो लोग हाथ खड़ा नहीं करेंगे तो मतलब कुछ नहीं सोचते हैं, कुछ पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है। प्लीज हाथ खड़ा कर लेना, जिसका हाथ खड़ा ना हुआ उसका नंबर लगा दूंगा मैं। ऋतिक चावला जी डर के मारे अब हाथ खड़ा करेंगे सारे लेक्चर में, चाहे आंसर ना भी आता हो। कहता पूछ तो पाओगे नहीं मेरे से, बिकॉज इतने सारे बच्चे हैं, पर अब रिस्क नहीं लूंगा भागने का। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे लिया था। ओके, समिता हाथ खड़ा नहीं कर रही है, आपसे पूछेंगे। मैम अनम्यूट आप हो चुकी हैं, आप जल्दी से बताएं मैंग्रोव क्या होते हैं। आप तो आई थिंक कहां से बिलोंग करती हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। मैम सामने वर्ड लिखा मैंग्रोव, मुझे बता दीजिए क्या होता है। नहीं पता।
अगर नहीं पता तो फिर शब्दों को ध्यान मत दें, फोटो में चले जाए। अब भी नहीं पता चल रहा? चलिए, आप फोटो को देख के भी नहीं समझ पा रही है ना। वेस्ट बंगाल से कौन है यहाँ पे? एनीवन फ्रॉम वेस्ट बंगाल? हाथ नीचे करो बाकी लोग। सब लोग खड़े हो गए वेस्ट बंगाल से, आगे सारे यहाँ पे। वेस्ट बंगाल से कौन है? दीपक वर्मा जी वेस्ट बंगाल। अरे तेरा नाम वर्मा है, तू कहाँ से वेस्ट बंगाल से है? शिवम त्रिपाठी वेस्ट बंगाल से आप? शिवम त्रिपाठी वेस्ट बंगाल से हैं क्या? अरे क्वेश्चन तो सुन ले मेरे भाई। चलो ठीक है, छोड़ो, वेस्ट बंगाल नहीं जाएंगे, कोई दिख नहीं रहा। आप वेस्ट बंगाल से हैं सर? नो सर, यूपी। अरे सर, तो मैं बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल वाले हाथ खड़ा करो, फिर हाथ खड़ा कर दे रहे हो। सुना नहीं सर। आपने फिश खाई है? नो सर। फिर आप काहे के वेस्ट बंगाल से हो? चलो कोई बात नहीं, मैं वेस्ट बंगाल से तो ऐसे ही मजाक कर रहा था यार, कोई जरूर थोड़ी है वेस्ट बंगाल से, आंसर तो कोई भी दे सकता है ना। सरोज चौधरी से पूछते हैं। सरोज मैम, मैंग्रोव बता दें क्या होता है? सर, जो वाटर बॉडीज होती है उसके साथ जो भी जंगल होते हैं उनको बोलते हैं मैंग्रोव्स। और अगर वाटर बॉडीज ना हो फिर क्या बोलेंगे? फिर फॉरेस्ट बोलेंगे। फॉरेस्ट की कैटेगरी भी होती हैं? कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी होती है कि फॉरेस्ट के टाइप होते हैं फॉरेस्ट के, भाई ये डेंस है, कम डेंस है, ज्यादा है, हाँ, क्या होती हैं? एक मॉडरेट और हाई डेंस होता है, और एक हाई मॉडरेट पहले बोला, हाई बाद में, सीक्वेंस से बोलिए। देखो सर पहले वाला याद नहीं है क्या है। एक मॉडरेट होता है फिर हाई होता है, पहले वाले का पता नहीं क्या होता है। चलो, पहला वेरी डेंस हो गया। वेरी डेंस। हाँ, अभी कह रही हाई डेंस था वो तो। फिर तो पता ही नहीं है क्या हो गया। चलो एक और से पूछते हैं, जीविता से पूछते हैं। जीविता मैम प्लीज बताइए। सर एक हाईली डेंस या वेरी डेंस, अभी कंफ्यूजन अभी स्टार्ट हुआ सर। ये देखो और फिर। उसके वेरी डेंस, वेरी डेंस एंड नेक्स्ट इज डेंस, वेरी वेरी डेंस। देन नो सर, मॉडरेटली डेंस, हाँ, देन ओपन फॉरेस्ट, देन स्क्रब नॉन फॉरेस्ट। 3 कैटेगरी तो होती हैं, 10 to 40, 40 to 70, 70 to 100। अब फर्स्ट बताइए कौन सी होती है? No sir, I'll tell the classification. More than 70 is highly dense, ओके, वेरी डेंस। and ठीक है। 40 to 70 uh, dense, and 10 to 40 is moderately dense. Less than 10 is scrub, and ओपन फॉरेस्ट। open 10 less than 10 no. No, sir. अरे ऐसे कैसे कंफ्यूज होते हैं भाई, ये चीज क्लैरिटी रखा करो। इट्स वेरी सिंपल। वैसे तो फॉरेस्ट रिपोर्ट को मैं भी झूठ नहीं बोल रहा, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं इस फॉरेस्ट रिपोर्ट को पहले पढ़ा चुका हूं, बट इस साल मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी है फॉरेस्ट रिपोर्ट, क्योंकि मेरा भी अभी इस साल वास्ता ही नहीं पड़ा। दिसंबर में पढ़ाई थी, उसके बाद आई नहीं, 8-9 महीने हो चले हैं। फॉरेस्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो 1 इज, मे बी मैं गलत हो सकता हूं, मैं आगे आके दिखा दूंगा, मैं गलत नहीं हूं वैसे तो। फर्स्ट 1 इज वेरी डेंस। वेरी डेंस के अंदर क्या आ जाता है? 70 to 100% कैनोपी डेंसिटी। मैंने बताया था अभी आपको डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट, याद है ना सभी को, कि 10 हेक्टेयर पे ट्री है और 10 में से अगर 7 पे है तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका 70% कैनोपी डेंसिटी हो जाएगा। इफ इट इज 70 to 100% कैनोपी डेंसिटी, वो क्या होता है? वेरी डेंस होते हैं। अगर 40 to 70% है तो मॉडरेट डेंस होते हैं, और अगर 10 to 40% है तो वो ओपन फॉरेस्ट होते हैं। जीवित मैम आपको बता दूं, मैंने आपके साथ ही पढ़ा था ये वाला, आपको भी उतना गैप आया, मुझे भी उतना ही गैप आया, बट आप भूल गई हैं, गलत बात है। सिलेक्शन आपको लेना है, मुझे नहीं लेना है ना। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ये फॉरेस्ट रिपोर्ट को नहीं पढ़ा आज, मैंने इसके बाद वाली स्कीम पढ़ी, अभी मैंने पढ़ाया हुआ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी पढ़ाने में। ओके, तो बच्चों, एंड सरोज चौधरी आप भी है ना, आपको भी पढ़ाया होगा ये वाला, तो मैम ऐसे नहीं करें प्लीज, मुझे बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से। चलिए, सो जब बात करते हैं किसकी? मैंग्रोव्स की। बच्चों मैंग्रोव क्या होता है? फोटो लगाई गई थी, कोई टेंशन नहीं थी उसमें। मैंग्रोव एक स्पेशल टाइप ऑफ फॉरेस्ट होता है, कैटेगरी नहीं होती। कैटेगरी 3 ही होती हैं। कौन कौन सी? वेरी डेंस, मॉडरेट डेंस और ओपन, बस 3 कैटेगरी ओवर। उसके कुछ और वर्ड भी होते हैं, दिखाऊंगा, लेकिन वो फॉरेस्ट नहीं, वो फॉरेस्ट से हट जाते हैं, बिकॉज 10 से 40% में ओपन फॉरेस्ट आ गया। अब 10% से जो कम आएगा वो तो फॉरेस्ट होता ही नहीं है ना। तो फॉरेस्ट में 3 ही कैटेगरी है, लेकिन ये अलग से टाइप है फॉरेस्ट का। मैंग्रोव, मैंग्रोव का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फॉरेस्ट
जो किसी वाटर बॉडीज के साथ हो, जैसे सुंदरवन डेल्टा में वेस्ट बंगाल बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था। सुंदरवन डेल्टा का नाम आपने सुना हो। सुंदरवन डेल्टा जो है वो क्या है? इट्स अ मैंग्रोव, बिकॉज ऑफ वाटर बॉडीज के अंदर है। जो वाटर बॉडीज के अंदर फॉरेस्ट होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी ज्यादा होने का रीजन ये होता है कि वहां तक पापी लोग हम जैसे पहुंच नहीं पाते, इंसान नहीं पहुंच पाता वहां पे ज्यादा। तो वहां क्या होता है, वहां डाइवर्सिटी और जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। नॉर्मली जंगलों में हम जैसे लोग पहुंच जाते हैं, काट देते हैं, ये वो कर लेते हैं, तो वहां की डेंसिटी कंपैरेटिवली कम होती है। बट ऐसा नहीं है कि कंपैरिजन, बट जनरली ये जो होता है ये 70 to 100% कैनोपी डेंसिटी के अंदर ही होते हैं। अब ना माने जरा देख लो, वहां पे आपको दिख रहा है कि 10 हेक्टेयर में से 5 ही कवर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जितना एरिया पे है वो सारा का सारा ही कवर करता जा रहा है, बिकॉज हाईली डेंस है वो। मैंग्रोव अब समझ गए। नेक्स्ट आ गया फॉरेस्ट की क्लासेस, एंड मैं सही था, मैंने गलत नहीं बोला। वेरी डेंस के अंदर 70 to 100, मॉडरेट के अंदर 40 to 70, ओपन के अंदर 10 to 40। बस ये तीन ही कैटेगरी है फॉरेस्ट की। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा आपका आ गया स्कर्ब। स्कर्ब जो होता है ये क्या होते हैं? लेस देन 10%। आप बोलोगे सर ये क्या होता है? अरे भाई लेस देन 10% लिखा तो क्या वहां पे, होता क्या, इसमें क्या डाउट में आना है ना। वो क्या बोल रहा है वहां पे? वो कह रहा है स्कर्ब जो है दे आर लेस देन 10%, बस। और इन चारों क्लासेस में कोई भी मतलब एक ऐसा है जो इन क्लासेस में नहीं आ रहा। जैसे मैं इस टाइम जहां पे हूं, है ना, वहां ना तो मैं लेस देन 10% कह रहा हूं, ना ये कि बिकॉज मैं जहां पे हूं यहाँ पे तो मेरा स्टूडियो है ना। उस केस में क्या बोल दिया? नोट कवर्ड इन एनी अबव क्लासेस, तो वो क्या हो गया आपका? नॉन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंडर में आता ही नहीं है। तो देखिए जरा, वेरी डेंस, मॉडरेट डेंस, ओपन फॉरेस्ट और आपका स्कर्ब। समझ गए ना? अब ये लेस देन 10% में जाएगा तो इसको फॉरेस्ट आप मानेंगे नहीं। वो वेरी डेंस है, 70 से 70 to 100, तो देखिए कितनी ज्यादा डेंसिटी है। 40 to 70 थोड़ी कम है। इसमें देख लो कोई डेंसिटी बहुत कम दिखा रहा है, बिकॉज ये ओपन फॉरेस्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। महाराष्ट्र हैज हैड द हाईएस्ट इंक्रीज इन द ट्री कवर एंड अ लार्ज पार्ट दैट इज ड्यू टू हॉर्टिकल्चर। महाराष्ट्र जो स्टेट है, जो आपका 2019 का फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसके अनुसार महाराष्ट्र ने ट्री कवर के अंदर सबसे ज्यादा इंक्रीज किया। 2017 से 2019 के अंदर सबसे ज्यादा ट्री कवर बढ़े महाराष्ट्र में। और उसका रीजन क्या है? वहां का हॉर्टिकल्चर, बिकॉज महाराष्ट्र से हॉर्टिकल्चर में बहुत आगे है। कर्नाटका हैज हैड द हाईएस्ट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर। महाराष्ट्र तो ट्री कवर में आगे था, फॉरेस्ट कवर के अंदर कौन आगे गया? आपका कर्नाटका। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है भाई। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 रिकमेंड करती है कि हमारे पास एटलीस्ट हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में 33% पे फॉरेस्ट होने चाहिए। उसके बाद बोला गया द करंट असेसमेंट शोज एन इंक्रीज ऑफ 3,976 square kilometer of forest cover, 1,212 square kilometer of tree cover, and 5,188 square kilometer of the forest and tree cover। कहा इंक्रीज। इसको चाहे तो याद होना करें, कोई बात नहीं, ये तीनों डेटा आपने याद कर लिए। मैंग्रोव कवर इन द कंट्री हैज इंक्रीज बाय 54 किलोमीटर एज कंपेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट। इंपॉर्टेंट होता है, छोटी सी वैल्यू है क्योंकि मैंग्रोव अपने आप में है ही बहुत कम, है ना। तो इसलिए वो कितने बड़े? ओनली 54 किलोमीटर। टोटल बैम्बू बियरिंग एरिया, मतलब जहां पे बैम्बू लगे हुए हैं, ऑफ द कंट्री इज एस्टिमेटेड एज 1,60,037 स्क्वायर किलोमीटर। आपको पता होगा बैम्बू काफी चर्चा में चल रहा है आजकल। पहले नेशनल बैम्बू मिशन चल रहा था, आजकल बैम्बू के नए नए प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिए। उसकी ड्रिंकिंग बोतल आ रही है, उसके टिफिन आ रहे हैं, आपने देखा होगा यहाँ वहां सोशल मीडिया पे। तो बैम्बू काफी फेमस प्रोडक्ट बनता जा रहा है। नेक्स्ट क्या बोला गया? हाईएस्ट लॉस इन द फॉरेस्ट इज ऑब्जर्व्ड बाय मणिपुर। क्योंकि भाई साहब अच्छे खासे है ना। अगर आपकी सोच के देखिए, अगर आपकी जेब में 4,000 रुपया और महीना चलाना है तो भाई साहब डेली खर्चा कितना करोगे? 100 से 150 रुपए, बिकॉज पूरा महीना चलाना ना। और तुम्हारी जेब में सर 4 लाख रुपए हैं और आपको चलाना है 30 दिन के लिए, तो उड़ाओगे पैसे। मणिपुर कहता मेरे पास तो बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ, हाईएस्ट लॉस इन फॉरेस्ट, ये कहां पे हुआ है? छोटा सा स्टेट है बट लॉस बढ़ा लिया इसने, बिकॉज जला देते ना पेड़ों को। मणिपुर, ओनली असम एंड त्रिपुरा शोज एन इंक्रीज। ओनली वर्ड क्यों बोला गया? बाकी स्टेट सारे डिक्रीज शो कर रहे हैं। आपका नॉर्थ ईस्टर्न में फॉरेस्ट रिपोर्ट वाज रिलीज बाय यूनियन एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर। वो अभी भी वही है, कौन? प्रकाश जावड़ेकर साहब। ठीक है, ये भी आपको याद हो गया। ग्लोबल रैंक की बात कर लेते हैं। इंडिया का रैंक जो है वो 10वां है। किसमें? फॉरेस्ट के एरिया में, विद 2% कंट्रीब्यूशन। देख लो पूरे वर्ल्ड में जितने फॉरेस्ट हैं, सिर्फ हमारे पास कितने? 2%। और हमारा रैंक कौन सा है? 10वां। ध्यान रखना किसमें? ये पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जितना शेयर है वो 10वां रैंक है। इंडिया हैज 8th रैंक इन एनुअल फॉरेस्ट गेन एंड 8th इन फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। पहले इसको समझिए, एनुअल गेन। पूरे वर्ल्ड में हमारे पास फॉरेस्ट है कितने? उसमें तो 8वां रैंक है।
सॉरी गलत बोल गया, उसमें तो 10वां रैंक है। कितने फॉरेस्ट हैं? एक काम करता हूं, ये पूरा वर्ल्ड हमारे सामने है, इसमें से मेरे पास मतलब इंडिया के पास जो फॉरेस्ट है वो 10th रैंक आता है, लेकिन हर साल मेरे यहाँ कितने बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से मेरा रैंक कौन सा आता है? 8वां रैंक आता है। और कार्बन स्टॉक की बात करें तो वो भी क्या हमारा 8th रैंक है। कार्बन स्टॉक का मतलब क्या होता है? आप लोग बोलते हैं कि जब ट्रीज की बात करो, ट्रीज CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर CO2 बढ़ता जा रहा है जो हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन ट्रीज उसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो कार्बन सिंक या कार्बन स्टॉक का मतलब क्या होता है? कितने ट्रीज आपके पास है, जितने ज्यादा ट्रीज होंगे उतना CO2 को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी आपके ज्यादा होगी। तो एनुअल गेन और फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक की बात करें तो 8वें रैंक पे आ जाते हैं हम, और साथ साथ अगर टोटल फॉरेस्ट की बात करें तो वर्ल्ड में कहां पे आ जाते हैं? हमारा रैंक आ जाता है 10वां। जल्दी से हाथ खड़ा कर लो अगर किसी को कोई डाउट है। समझ आया ना 10वां और 8वां रैंक कैसे है? ओवरऑल हमारे पास जितना है तो 10th रैंक है, लेकिन हर साल बढ़ता कितना जा रहा है? आप ये बोलिए ना यार कि आज आपका टेस्ट में ओवरऑल रैंक आया 10वां, ठीक है, लेकिन पिछले टेस्ट के कंपैरेटिवली इस टेस्ट में बच्चों के नंबर कितने कितने बढ़े हैं, उसमें आपका रैंक आया 8वां। तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, दोनों अलग अलग पैरामीटर है ना, कि पिछले साल पिछले टेस्ट के अंदर आपके नंबर बढ़े 2, इस बार नंबर बढ़े 3, तो आपका रैंक 8वां हो गया, लेकिन ओवरऑल जो रैंक है आपका 10वां है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे हो गया, हमारे पास जितने फॉरेस्ट है 10वां रैंक है, लेकिन हम अगर गेन की बात करें 8वां है। इंडिया हैज 11th रैंक इन द वर्ल्ड एज पर द ग्रोइंग स्टॉक इन द फॉरेस्ट। अब तो गड़बड़ होगी जी, है ना, यहाँ पे तो कहता है एनुअल फॉरेस्ट गेन, यहाँ पे कहता है ग्रोइंग स्टॉक। देखो दो अलग अलग बातें हैं। कहता है इंडिया हैज 8th रैंक इन एनुअल फॉरेस्ट गेन, किसकी बात कर रहा है? बात कर रहा है फॉरेस्ट की, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? ग्रोइंग स्टॉक की बात कर रहा है। ध्यान से समझिए, ग्रोइंग स्टॉक का मतलब क्या और फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट के अंदर मेरे पास बहुत सारे नए और बहुत सारे पुराने ट्रीज हैं, है कि नहीं है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है? ग्रोइंग स्टॉक की, जो नया ग्रो हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इंडिया और चाइना की बात करते हैं तो पॉपुलेशन के अंदर हाईएस्ट कौन है? ऑफ कोर्स चाइना। लेकिन अगर यंगस्टर की बात, यूथ की बात करें, युवकों की बात करें, कि युवक ज्यादा कहां पे हैं? ऑफ कोर्स इंडिया के पास, है ना। उसने पॉलिसी बना दी है कि एक से ज्यादा बेबी हुआ किसी के वो तो उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ के 10-15 पहले पैदा कर लो फिर गवर्नमेंट जॉब ले लो, कोई टेंशन नहीं है, वी आर हैप्पी टू सर्व यू। हाँ एग्जैक्टली ऐसा होता है। कहीं पे दिखा आपको? कोई आपसे ये पूछते हैं फॉर्म भरते टाइम स्टेटस इज मैरिड और अनमैरिड, लेकिन क्या ये पूछते हैं बच्चे कितने हैं? नहीं पूछते। कहते हैं हमें कोई टेंशन नहीं है, 6 बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, जॉब बाद में कर लेना, पहले बच्चों को संभाल लेना। होता है ऐसा। चलो मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, ध्यान रखना तुम्हारी भी होने वाली है, लंबी लाइन मत लगा लेना, हमें कौन सा IPL की टीम बनानी है। ओके सो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया? नेक्स्ट यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गया। मैं पहले इसका जिक्र कर दूं, ये है क्या? कोई आप में से जानता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने थे, क्या थे, किसने बनाए थे? कुछ याद हो तो? पिछले साल आए थे, काफी चर्चा में भी थे। एक हाथ खड़ा हो रहा है कुसुम शर्मा का और किसी का नहीं हो रहा। हाँ भाई, दोनों लड़के जिनसे पहले पूछा था, तुम्हारे हाथ खड़े नहीं हो रहे हैं। तुम कहते हमारे तो हाथ खड़े ही हैं सर। होता है ना वो कि जब कुछ ना आए तो हम कहते हैं मेरे हाथ खड़े हैं इस मैटर में। चलिए इनके उस हिसाब से खड़े हैं। कुसुम से पूछ लेते हैं। नहीं, एक और भी है, चंचल भी है। चलो चंचल से नेक्स्ट पूछें, कुसुम से पहले पूछ लेते हैं। जी कुसुम मैम फटाफट से बता दे डेवलपमेंट गोल का क्या चक्कर है? आपकी आवाज जी। हेलो सर। सर 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं जी, ये होते एंड हेलो सर जी, आपकी वॉइस मिस हो रही है बीच में। ये किसने बनाए थे? 17 है राइट, किसने दिए ये? ओके ठीक है ठीक है, चलो होप सो मैम ठीक बोल रही होंगी, बट आपकी वॉइस बीच में जा रही है। 17 डेवलपमेंट गोल हैं जो यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने दिए थे पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, कि भाई ये 17 अलग अलग गोल है। उसकी बात नहीं करूंगा, फिर कोई पढ़ लेंगे। उन 17 गोल्स के अंदर फॉरेस्ट की बात भी करता है कि फॉरेस्ट को भी कंजर्व करो, बिकॉज नाम ही कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल का मतलब कहता है सस्टेन करना, एक ऐसा डेवलपमेंट करना जो लंबे टाइम तक चल सके, है ना। तो उसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मेंटेन करने के लिए ये क्या बोलते हैं कि हमें फॉरेस्ट को भी, तो उसका जिक्र है वो 14 और 15 वाले गोल में हुआ है। फिर कभी हम 17 का जिक्र कर लेंगे, अभी के लिए बस थोड़ा सा आपको बता दिया मैंने। फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर की बात करते हैं तो कहता है टोटल फॉरेस्ट कवर हमारे पास 21.67 है, ट्री कवर 2.89 है, और टोटल हमारे पास हमने पहले ही पढ़ लिया कितना है 24.56। याद हो गया सभी को? आगे चलते हैं। टॉप 3 स्टेट टू हैव शोन एन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर। टॉप 3 स्टेट टू हैव शोन इंक्रीज, किनके पास ज्यादा है वो नहीं बात कर रहे, बढ़ा किनके यहाँ पे? सबसे ज्यादा बड़ा है कर्नाटका, सेकंड आंध्रा के पास, थर्ड किसका बड़ा है? केरला के पास। बात समझ पा रहे हो ना?
अगर मैं ये बोलूं कि मध्य प्रदेश पढ़ा था मैंने, तो अरे भाई मध्य प्रदेश हाईएस्ट फॉरेस्ट के लिए बोला, इसने क्या बोला, इसने फॉरेस्ट नहीं बोला, इसे शोन इंक्रीज, बढ़ा किसके पास है। तो पहले दो को रट लीजिए, कर्नाटका और सेकंड हाईएस्ट आंध्रा। टॉप 3 स्टेट हैविंग एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट, आ गया ना मध्य प्रदेश। एरिया वाइज अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा किसके पास है, मध्य प्रदेश के पास, सेकंड किसका, अरुणाचल प्रदेश के पास, और थर्ड किसके पास है, छत्तीसगढ़ के पास। अब एक चीज ध्यान रखें, जैसे ही यहां पे आपने 3 स्टेट पढ़े, आपने बोला मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, अपने दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाओ। जिन लोगों ने सिलेक्शन लेना, आप भी जानते हैं, वो लोग दुनिया से अलग होते हैं, आपको हर बार गाइडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही 3 बातें पढ़ी ना, अपने माइंड में क्रॉस क्वेश्चन लेके आइए उस टाइम पे, आपके ब्रेन को कोई रोक नहीं सकता। कैसे क्रॉस क्वेश्चन, जैसे बोला गया मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, आपको पता है मैं जस्ट क्रॉस क्वेश्चन का एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे माइंड में छत्तीसगढ़ का क्रॉस क्वेश्चन आया नहीं, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स का बड़ा इशू है, नक्सली है ना, जनरली लोगों को कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी प्रॉब्लम खादी और खाकी के साथ है। दे यूज्ड टू से कि ना तो हमें खादी चाहिए ना खाकी, मतलब पुलिस रूल को और लीडर्स को वो नहीं चाहते, आम जनता को वो नुकसान नहीं पहुंचाते। वो अलग बात है, कभी मुठभेड़ होती है तो उसके अंदर आम जनता को नुकसान हो जाता होगा, बट उनकी फिलोसफी यही कहते हैं कि लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बट हमें तुम्हारा ये डेवलपमेंट नहीं चाहिए। जंगलों में छुप के रहते हैं, गांव वाँव बनाने देते हैं, डेवलपमेंट नहीं आने देंगे, बिकॉज गांव बनेगा, पंचायतें बनेंगी, तो तुम भी आओगे, यहाँ पे सरपंच आएगा, फिर से वही पुलिस आएगी, नेता लोग आएंगे वोट मांगने के लिए, कहते हैं हमें ना तो खादी चाहिए ना खाकी चाहिए। अब मैंने जैसे ही इसे पढ़ा, टॉप स्टेट एरिया वाइज हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट, तो ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे नक्सलाइट्स की प्रॉब्लम है और वहां पे फॉरेस्ट भी ज्यादा है। मैं जस्ट क्रॉस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन मेरा वैलिड नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, बिकॉज ये वाला पॉइंट जब मेरे माइंड में रहेगा ना, तो मेरे माइंड में इसका आंसर भी रहेगा। अभी छत्तीसगढ़ थर्ड पे आ रहा था, लेकिन नक्सलाइट बोल रहे हो ना, तो मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत है कहीं ना कहीं लगते पार्ट से, बट मध्य प्रदेश में ना जैसा ही है ना, और अरुणाचल प्रदेश का नक्सलाइट्स नहीं है, राइट। तो आंसर क्या आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया। अब मैं अगर ये बोलूं कि कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, आंसर क्या बोलोगे, कोई आंसर दिख रहा है आपको सामने? ऑफ कोर्स अरुणाचल प्रदेश ना यार, मध्य प्रदेश थोड़ी बोल दोगे, क्योंकि मैंने नॉर्थ ईस्टर्न लगा दिया ना। तो अगर बोला जाए विच स्टेट इज हैविंग हाईएस्ट फॉरेस्ट और लार्जेस्ट फॉरेस्ट, तो आंसर इज मध्य प्रदेश, बट विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अब मध्य प्रदेश आंसर नहीं आ सकता। और एग्जाम की स्ट्रेटजी यही कहती है कि मध्य प्रदेश को चिपकाओ पहले, बच्चा देखिएगा मध्य प्रदेश ठोक देगा आंसर और गलत हो जाएगा, बाहर आके डिस्कशन करेगा, ओ यार गलत हो गया। ऐसा सर होता है, मुझे कौन सी बातें अपने माइंड से आती है, तुम जैसे भाइयों को देख के सीखता हूं, ऐसा बहुत बार होता है, लोग निकलते ही गलत बोल ऐसा करते हैं, और ऐसा बहुत बार होता है। पता है मेरा एक स्टूडेंट, बहुत सारे आप सभी मेरे स्टूडेंट हो यार, एक स्टूडेंट पिछले साल का जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो जब भी मिलता मुझे एक स्टेटमेंट देता है, वो कहता मुझे तो सर इनाम ले डूबा। पता है क्यों इनाम ले डूबा? उस बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ 0.5 मार्क्स के कारण, और ई नाम का लॉन्चिंग ईयर क्या था, उसको आते हुए भी नर्वस होने के कारण उसने गलत कर दिया। पिछले साल कितने सारे बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया, ई नाम का लॉन्चिंग ईयर है ना। क्यों गलत कर दिया? लास्ट टू लास्ट ईयर। तो क्यों गलत हुआ? बिकॉज छोटा सा पॉइंट था, 0.5, अगर सही होता तो 1.25 नंबर ज्यादा स्कोर कर लेता। तो ही यूज्ड टू से मेरे को तो ई नाम ले बैठा। क्यों ले बैठा? बिकॉज उसने ई नाम का आंसर गलत कर दिया। तो वही पॉइंट होता है, गलतियां हर किसी से होती है, इंसान ही है हम लोग, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन करोगे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होती है, यही स्ट्रेटेजी होती है अपने आप को लोगों से आगे लेके। आप एक बात बताओ ना यार, हमें सभी को एक रनिंग कंपटीशन पार्टिसिपेट करना है, मेरे पास कुछ ऐसा है कि मैं लोगों से आगे जा सकता हूँ। भाड़ में क्या वो कुछ भी हो, वो टेक्निक हो, वो जुगाड़ हो, XYZ कुछ भी हो, मुझे तो आगे जाना है, बिकॉज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये वॉर है सर, इसमें सब कुछ फेयर है। आपको 60 में से मैक्सिमम नंबर स्कोर करने हैं। आप रात को जाग के लेके आइए, आप नकल मार के लेके आइए, कोई आपको रोक नहीं सकता। बस नकल मारते पकड़े मत जाइए, नंबर ज्यादा लिए तो जॉब आपके हाथ में है ना। तो लोगों से अलग बनाइए, चीजों को एनालाइज कीजिए, जितना सिखाया जा रहा है उससे ज्यादा डबल अपने माइंड में खुद प्रोड्यूस कीजिए, आपको बहुत सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। चलिए, तो एरिया वाइज 3 स्टेट की बात होगी। नेक्स्ट आ गया टॉप 3 स्टेट हैविंग हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। बात समझ पाए कि जितना ज्योग्राफिकल एरिया है, बिकॉज इंडिया का तो हमने पढ़ लिया, हर स्टेट का अपना अपना एरिया है, उस एरिया में फॉरेस्ट कवर कितना है परसेंटेज वाइज। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किसके पास है? मिजोरम। आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा तो एमपी के पास है। अरे भाई, एमपी के पास एरिया वाइज है, उनके पास टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, अगर मान लो उसका एरिया है 100 हेक्टेयर का, 100 हेक्टेयर में अगर उनके पास 80 हेक्टेयर पे है, तो हो सकता है एमपी में तो 160 हेक्टेयर पे होंगे, लेकिन एमपी के 160 हेक्टेयर पे वो 40% ही बन रहे हैं, इसके 80 हेक्टेयर 80% बन गए हैं, तो इसके पास ज्यादा हुआ ना परसेंटेज वाइज। तो परसेंटेज वाइज ज्यादा है मिजोरम के पास, सेकंड अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड कौन हो गया आपका? मेघालय। टॉप 3 स्टेट हैविंग एरिया वाइज
लीस्ट फॉरेस्ट, है ना, एरिया वाइज सबसे कम जो है वो कहां पे है जी, सबसे कम हरियाणा के पास, उससे कम कहां पे है, दमन एंड दीव के पास। नेक्स्ट बोला गया स्टेट विद मैक्सिमम लॉस इन द फॉरेस्ट कवर, ये तो था उनके पास है ही कम, इन्होंने 2 साल के अंदर लॉस करवा लिया, है ना, लॉस इन किसने, मणिपुर ने, और सेकंड किसने, आपका अरुणाचल प्रदेश में। लॉस की जब भी बात आएगी तो लॉस में तो नाम हमेशा इन्हीं लोगों का आएगा, बिकॉज इनके पास ज्यादा है, ये लोग जलाते हैं, हमारे यहाँ पेड़ को जलाया जा ही नहीं सकता। आप अगर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, यूपी से हैं, पेड़ जलते दिखते ही नहीं है, बड़ी जल्दी केस हो जाएगा, आप जला के देख लीजिए जरा, नहीं जलते हैं सर, बड़े इंपॉर्टेंट है, क्यों, हमारे यहाँ पे सब कुछ है, सिस्टम है, प्लस कम है, इनके यहाँ पे जंगल है बहुत ज्यादा, ये जंगलों के अंदर रहते हैं, वहां तक पुलिस एक्सेस नहीं है, जला देते हैं बड़े नॉर्मली। नेक्स्ट आया टॉप 3 स्टेट हैविंग परसेंटेज वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट, क्या बोला गया, टॉप 3 स्टेट हैविंग परसेंटेज वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट, और फिर बोला गया आरएफए, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जितना आपने रिकॉर्ड किया, जहां तक एक्सेसिबिलिटी है, बिकॉज हमारा अगर बात करें सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट की तो लिमिट नहीं है, वो कहीं भी कवर कर लेता है, लेकिन हाँ बाकी आप रिपोर्ट वाले केस में जाएंगे तो कितना सारा एरिया इंडिया का वो होगा जो हमारे लिए इनएक्सेसिबल होगा। भाई मैं जनगणना करने गया, कहीं भी मेरे को डर लगता है, मैं जा ही नहीं पाया, वहां तक कोई नहीं गया, वो इनएक्सेसिबल एरियाज हैं। तो रिकॉर्ड फॉरेस्ट में कहता है टॉप 3 स्टेट हैविंग परसेंटेज वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट, अंडमान निकोबार, सेकंड कहां पे, सिक्किम में, थर्ड कहां पे, आपका मणिपुर में। परसेंटेज वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट आरएफए, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, जिसे रिकॉर्डेड कंसीडर करते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे जब परसेंटेज वाइज बोला था तो परसेंटेज वाइज तो आपने कुछ और बोला था, इसने क्या बोला, उनके टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के कंपैरिजन में कितने परसेंटेज पे, इसने यहाँ के क्या बोल दिया कि टॉप 3 स्टेट हैविंग परसेंटेज वाइज लार्जेस्ट एरिया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, है ना, तो परसेंटेज वाइज ज्यादा किनके पास चला गया, अंडमान निकोबार, सिक्किम और मणिपुर के पास। नेक्स्ट बोलता है कैटेगरी वाइज फॉरेस्ट, तो ये मैं आपको बता चुका था, वेरी डेंस, मॉडरेट, ओपन होते क्या क्या है, उसके बाद इसने बोला कि कौन से ज्यादा है। अब आपको परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब इसने बोला कि वेरी डेंस के पास 3% है, मॉडरेट के पास 9% है, ओपन के पास 9.26% है। तो सीधी सी बात है, इंडिया में कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा है, मॉडरेट डेंस, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट कौन सी आपकी, ओपन फॉरेस्ट, बिकॉज मॉडरेट डेंस 9.39 है, ये आपके 9.26 है। तो 2 पॉइंट याद कीजिए, सबसे हाईएस्ट ये वाले हैं, सबसे लीस्ट कौन से आपके, वेरी डेंस, मतलब 70 to 100% वाले काफी कम है, जो काफी ज्यादा होने चाहिए एक्चुअली। आगे क्या बोला गया, टॉप 3 स्टेट हैविंग हाईएस्ट ट्री कवर, परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, है ना, टॉप 3 स्टेट हैविंग हाईएस्ट, फॉरेस्ट की बात नहीं चल रही, बातें अब चेंज हो गई हैं, बात किसकी कर रहा है, ट्री कवर की। वो किसके पास है जी, चंडीगढ़ के पास, दिल्ली के पास, और फिर किसके पास, केरला के पास, ट्री कवर। ठीक है, अगला क्या आ गया, टॉप 3 स्टेट हैविंग हाईएस्ट ट्री कवर एरिया वाइज। वहां पे क्या बोला था, उसने बोला टॉप 3 कवर परसेंटेज वाइज ज्योग्राफिकल एरिया का। यहां पे क्या आ गया, यहां पे एरिया वाइज आ गया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और फिर क्या आ गया, राजस्थान। ट्री कवर है, फिर कहीं कंफ्यूज हो गए सर, मध्य प्रदेश तो फर्स्ट आ रही है, भाई फॉरेस्ट में फर्स्ट था, ये फॉरेस्ट नहीं है, ये ट्री कवर की बात कर रहा है। मैंग्रोव की बात कर लेते हैं, मैंग्रोव इन द कंट्री, तो मैंग्रोव जो हमारे पास कितने हैं, 4975 स्क्वायर किलोमीटर पे। टोटल जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, 54 स्क्वायर किलोमीटर का, 2 सालों के अंदर 54 स्क्वायर किलोमीटर बढ़े हैं, कौन, आपके मैंग्रोव। टॉप 3 स्टेट शोइंग, टॉप 3 स्टेट शोइंग मैंग्रोव कवर इंक्रीज। मैंग्रोव सारे स्टेट में नहीं है, जिन स्टेट में है सबसे ज्यादा मैंग्रोव बढ़ा तो 54 किलोमीटर है, लेकिन उनमें भी सबसे गुजरात में, और सेकंड, इसको चाहे याद मत करो, फर्स्ट और सेकंड गुजरात में हाईएस्ट बढ़ा है, और सेकंड हाईएस्ट कहां पे, महाराष्ट्र में। तो ये था हमारा फॉरेस्ट रिपोर्ट के कहां पे क्या हुआ, कैसे हुआ। कुछ एक वर्ड में डाउट आ गया होगा, मुझे लग नहीं रहा कहीं आया होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आरएफए वाले केस में आपको डाउट आ गया होगा। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात ये कर रहा था, रिकॉर्डेड का मतलब जितना ऑन रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि सैटेलाइट की लिमिट तो बढ़ गई है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड की बात करोगे, सैटेलाइट ने तो हर एरिया कवर कर लिया, लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है उसका यार, कि यार ये वाला एरिया तो कवर, सैटेलाइट तो कवर कर देगा कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का इतने % पार्ट पे आपके पास फॉरेस्ट है, लेकिन रिकॉर्ड भी तो होने चाहिए उसके। तो वो जस्ट आपको एरिया बता रहे हैं। लेकिन मैं ये बोलूं, जैसे मैं एक बात बोलता हूं, लेट्स से कि सैटेलाइट ने कवर किया ऊपर से, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है, सैटेलाइट ने तो कवर कर लिया, लेकिन ये एरिया मोहाली का, पंजाब का, इंडिया का, यहाँ पे इस लोकेशन पे, ये तो रिकॉर्ड आएगा ना, तो वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के वाइज अलग था और ओवरऑल फॉरेस्ट के हिसाब से अलग था। बाकी मेरे हिसाब से कहीं डाउट नहीं आया आपको, इजी था सारा कुछ। आगे चलता है, कुछ एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आंसर फटाफट से कीजिएगा। क्या बोला गया, कहता अकॉर्डिंग टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। जल्दी से देखिए सामने क्या लगता है, 1 2 3 4 5। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की आप बात कर रहे हैं, तो मॉडरेट डेंस किसे कह पाएंगे,
All land with a tree canopy density of 70 and above, 40 and 40 and more, but less than 60, मतलब 40 से 60. All land, सी ऑप्शन के अंदर ट्री कैनोपी 40 एंड लेस देन 70, मतलब 40 70. फोर्थ में क्या था 10 से 40 और नेक्स्ट बोला गया लेस देन 10%. तो इजी हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें मेरे हिसाब से. तो क्या इशारा कर रहे हो? ओके, सब लोग इशारा कर रहे हैं 3 का, तो फिर आंसर देखने की जरूरत है. जब सब लोगों ने 3 कह ही दिया तो फिर तो गलत हो ही नहीं सकता ना. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्या बोला गया? हु इज द करंट कैबिनेट मिनिस्टर? एक मिनट, मिनिस्टर थोड़े से कट रहे हैं. काटना है मिनिस्टर को, बट स्क्रीन पे क्यों काटना? ओके, सो बोला गया हु इज द करंट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन. कुछ लोग सोच रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर क्या? नहीं नहीं नहीं, उनको तो फार्मर्स का नहीं पता, जंगलों का कहां पता होगा. हाँ एग्जैक्टली, उनको फार्मर्स का नहीं, जंगल कहां दे देने उसको, है नहीं पता यार. अब की बार कोई स्ट्राइक होगी तो उसमें पार्टिसिपेट मैं करूंगा, है ना. क्यों करूंगा? बिकॉज मैं अच्छा खासा गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हूं, तो मेरे भी राइट्स है. और मैं इतना सा बोलूंगा, हमें आपके सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं है. मैं बहुत खुश हूं आप जो भी कर रहे हो. बस एक टेस्ट लेके आइए जिसमें एलिजिबिलिटी भी रखिए, रिजर्वेशन भी रखिए, कोई टेंशन नहीं है. बट एक एंट्रेंस टेस्ट प्लीज लीजिए, उसका फॉर्मेट भी आप सेट कीजिए. क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगा, क्या आएगा इन गधों के लिए, बट प्लीज टेस्ट लीजिए थोड़ा सा, है ना. एलिजिबिलिटी होगी तो इनको बोले पास करो पहले, फिर बनो तुम यार, बन जाते हैं मिनिस्टर. चलो ओके, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं. तो यार कोई ऐसा होगा पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता तो हर्ट हो सकता है. आई एम रियली सॉरी, है ना. ओके, तो राइट आंसर की बात करते हैं. इशारा जो मुझे मिल रहा है सभी का सही इशारा ही मिल रहा है. ये सारे लोग कह रहे थे डी है. चलो नाम ये तो अपने बना देते, बिकॉज आपने तो वोट देने, आप ही कह रहे हैं तो फिर बनाना पड़ेगा ना. प्रकाश जावड़ेकर साहब है. नेक्स्ट आते हैं. अकॉर्डिंग टू ISFR 2019, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्रीन कवर ऑफ इंडिया ऑन टोटल ज्योग्राफिकल एरिया? ग्रीन कवर ये क्या होता है सर? ये तो बताया नहीं था आपने लेक्चर में, है ना. नाउ दे आर कंफ्यूज. नहीं सर, ये तो चीटिंग कर रहे हो, बताते हो नहीं, क्वेश्चन पूछ लेते हो. सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा सर के साइड में खुजली कर लिया करो. सोयल क्रस्ट पड़ा हुआ है ना, ऐसे ही हेड क्रस्ट होती है तुम्हारे, जम जाती है वो, अंदर घुसता नहीं है, इम्परमेबल लेयर आ जाती है उसके ऊपर. ओके, तो इशारा मुझे 60% लोग कर रहे हैं. 60% में से मोस्टली लोग 2 का इशारा कर रहे हैं, कुछ लोग 3 का, गौरव मिश्रा जी 4 का, और अनुजा मालवे 5 का. अनुजा मालवे हंसने लगी हैं, हाथ हटा लिया है. गौरव मिश्रा जी चीटिंग कर रहे हैं. गौरव मिश्रा जी ऐसे कर दे रहे हैं और धीरे से ऐसे कर ले रहे हैं, है ना, ऐसे कर दे रहे हैं. अब ये वाला स्टेटमेंट मुझे समझ नहीं आ रहा भाई साहब, ये क्या है? 3.5 का ऑप्शन लग रहा है. ये ऐसे मत कीजिए, तो इसको नीचे कीजिए, इसको ऊपर कीजिए भाई, ऐसे चीटिंग ना करें आप. चलिए ओके, तो इसने बोला ग्रीन कवर. अरे भाई ग्रीन कवर की बात करते हैं, फॉरेस्ट बोल दो या ट्री बोल दो, वो कौन सा कवर होता है? रेड कवर होता है क्या? बिछाए तो मैंने रेड कारपेट, जो वीआईपी लोग आंसर नहीं कर रहे थे. अरे भाई ग्रीन कवर की बात कर रहे हैं, ट्री जहां पे बहुत ग्रीन कवर है ना वो, तो ग्रीन कवर अगर बोलेंगे तो वो आपका 24 पॉइंट समथिंग था. तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको कहां जाना पड़ेगा? 25 के साथ. एक मिनट रुको, मैं पहले थोड़ा चेक करता हूँ. 24.39 था क्या? अगर 25.39 था तो फिर गलत हो रहा है आंसर. एक सेकेंड यार, मैं खुद भूल गया हूँ कितना था वो. या एग्जैक्टली इट वाज 24.56. तो 5 से ऊपर चला गया ना, तो आपको फिर 20, क्योंकि मेरे माइंड में है कि 24.39 था, तो फिर आपको 24 के साथ जाना पड़ेगा. बट इफ इट इज 24.56, आपको 25 के साथ जाना पड़ेगा. समझ रहे ना ये वाली बात? तो सारे लोग, क्योंकि 0.5 से नीचे आएगा तो पीछे जाइए, ऊपर आ गया तो फिर आगे जाइए. चलिए आगे बढ़ेगा, हम तो आगे जाएंगे, पीछे जाने वाला हमने सोचा ही नहीं है. जावड़ेकर साहब हो गया है, 25% हो गया. विच अमंग द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट has not reported any forest decrease in the ISFR report? कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न है? क्योंकि सारे जला रहे हैं, मजे ले रहे हैं, लेकिन कौन सा है जिसने जलाए नहीं है और डिक्रीज नहीं शो करा? सिक्किम, असम, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? बताया था सर. ये थोड़ा ध्यान रखा करें यार, ऐसे मत किया करें. ओके, तो इशारा जो मिल रहा है 80% लोगों का मिल रहा है. 80% जो इशारा है स्टार्ट होता है 1 से. 1 के बाद ये आगे आ रहा है 2 पे भी. 2 के बाद आगे ये आ रहा है 3 पे कोई नहीं है, 3 पे नहीं आ रहा. 2 के बाद ये आ रहा है सीधा सीधा 5 पे. 1, 2 एंड 5. 3 और 4 का इशारा नहीं है. और कुछ लोग कुछ भी इशारा नहीं कर रहे, कहते उलझा दिया आपने, समझ नहीं आ रहा. अरे भाई कौन से स्टेट ने डिक्रीज रिपोर्ट नहीं करा? 2 स्टेट हमने पढ़े थे.
तो असम ने कोई डिग्री शो नहीं करा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, बड़े पीछे लिखा गया था वहां पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट? एरिया वाइज अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर नन ऑफ दीज? अब थोड़ा ध्यान से आंसर करना, आंसर में नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया गया है। तो एरिया वाइज हाईएस्ट कहां पे है? अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और नन ऑफ दीज। ओके, आंसर कर रहे हैं यार, प्लीज इसको आंसर करो पहले, बस नन ऑफ दीज को माइंड में रख के आंसर कर लेना। आपको पता है मैंने 2 बार बोल दी ये वाली बात, नन ऑफ दीज को माइंड में आंसर रख के, मतलब माइंड में रख के आंसर करना। ऐसा मैंने क्यों बोला? ऐसा मैंने इसलिए बोला कि अगर अटेंशन नन ऑफ दीज पे जाए और आप ना चाहते भी उसको हाथ खड़ा कर दे, 5 का इशारा कर दे। बहुत सारे लोगों ने 5 का इशारा कर दिया है। क्वेश्चन ने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग, उसने कब कहा कि कौन सा इंडिया का स्टेट जिसके पास ज्यादा है, वो कहता है इनमें से किसके पास ज्यादा है। तो हो सकता है कि तुम्हारे 20 में से 5-5 नंबर ही आए हो, सभी के 5, 3, 4, किसी के 6 नंबर ही नहीं आए। बट मैंने बोला तुम में से हाईएस्ट किसके आए हैं। तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि 16 मार्क्स वाला बच्चा कौन है, मैं ये कह रहा हूं कि तुम में से हाईएस्ट किसके, तुम्हारे भी 5 वाला बच्चा भी हाईएस्ट है। सो विच अमंग द फॉलोइंग जब आएगा तो आपको ऑप्शंस में से आंसर करना होता है। इंडियन स्टेट उसने नहीं बोला। इफ मध्य प्रदेश इज नॉट देयर दैट डजंट मीन कि आंसर नन ऑफ दीज आएगा। आप लोग बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। आप फिर बोलेंगे सर तो करवाते ही नहीं है। बोलो मैंने पहले दिन क्लासेस यहां से 4 महीने पहले से बोलना स्टार्ट किया था कि नहीं, क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन को समझे। आप समझते ही नहीं है सर। विच अमंग द फॉलोइंग बोल रहे हैं तो नन ऑफ दिस कभी भी आंसर नहीं आ सकता। कुछ भी जोर मार ले आंसर नन ऑफ दिस आ ही नहीं सकता, बिकॉज़ उन चारों में से पूछा गया। अब इशारा कीजिए सारे लोग, जो नहीं करे उसको पकड़ लूंगा। चारों में से इशारा कीजिए 1 2 3 4। एक ऑप्शन मैंने कैंसिल कर दिया है। ओके, तो इशारे के नाम पे, नाम इनका प्रेम है, मुझे आपसे घृणा है। नहीं सॉरी, ऐसे मजाक कर रहा हूं क्योंकि आपने आंसर 3 किया हुआ है ना, 3 4 जो भी कर रहे हैं, तो प्रेम कहां से करें आपसे? फिर आपसे प्रेम खत्म हो चुका, आपसे भी खत्म है सर। बाकी हाँ, ये देखो, ये चीटिंग नहीं करनी है। इशारा करिए वापस, हाँ गुड। इसको लगा उधर प्रेम खत्म हुआ, मेरा नंबर लग जाए, इसने छुपा लिया फटाफट से। नहीं, चीटिंग अलाउड नहीं है। ये तो हम गेम की तरह खेलते हैं ना, कि कुछ सीख भी लो और गेम भी आ जाए। ये कहता मेरी तो विक्ट्री है, ऐसे कैसे कहता है? कहती हैं, ऐसा दिख नहीं रहा था, चलो कहती हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, है ना। मैं विक्ट्री आपकी काम खराब कर रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। चलिए, मेजोरिटी जो है वो तो इशारा कुछ और कर रही है। मेजोरिटी जो इसका इशारा कर रही है, मेजोरिटी डेफिनेटली राइट है। अरे भाई, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। मैंने भी, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ईमानदार बंदा हूं। मुझे नहीं आता होता ना, मैं सच बोल रहा हूं, मुझे नहीं आता। कौन सी बड़ी बात है यार, तुम्हारा ही तो भाई हूं, क्या दिक्कत होगी? बट झूठ नहीं बोलता, सच बता रहा हूं। मैंने भी 8 महीने पहले ही पढ़ी थी रिपोर्ट और आज फिर से आपको पढ़ाई है, बट मुझे याद हो गया। इट वॉज मध्य प्रदेश, सेकेंड अरुणाचल, थर्ड नहीं उल्टा, हाँ अरुणाचल और थर्ड वो छत्तीसगढ़। क्यों याद हो गया मेरे को? बिकॉज मैंने वो एग्जैक्टली उस टाइम पे कनेक्ट किया था कि भाई नक्सलाइट वहां पे है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये है और सेंटर के अंदर ये। हो गया मुझे याद। तुम में से जो 3-4 लोग मैंने दिखाए, आप लोग कनेक्ट नहीं करते हैं ना, तो ध्यान रखिए प्लीज यार, ये तो याद होना चाहिए था हमें। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम मैंग्रोव हैज बीन इंक्रीज्ड इन व्हिच स्टेट? अभी ये पढ़ाया था आपको, 54 किलोमीटर से बढ़े जाए। पहला ये है, दूसरा ये है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश और नन ऑफ दीज। जल्दी से हाथ खड़ा कर दे फटाफट से। कुछ लोग आंसर करते हुए स्माइल कर रहे होते हैं, उनको मजा आ रहा होता है। कुछ मजबूरियों के मारे कहते फटाफट से स्पॉटलाइट कर देते हो, है ना। क्लास ले, आपकी दिमाग खराब किया पड़ा है फालतू का। सच्ची में कुछ लोग गालियां देते हैं, कुछ लोग एंजॉय करते हैं। तो मैं दोनों केस में एंजॉय कर रहा था। जो मेरे क्वेश्चन के मजे ले रहा है उसको देख के मुझे मजा आ रहा है, और जो गुस्सा कर रहा था उस पर ज्यादा मजा आ रहा था मेरे पे भी। कर ले, क्या करना है फिर तेरे को, है ना। मैं तो करूंगा स्पॉटलाइट, बिकॉज पढ़ा दिया फिर नहीं हाथ। अरे ये देखो, ये लड़की इशारा कर, हेल्प इशारा कर। मैम प्लीज इशारा करिए, आप गलत इशारा कर रही थी। आप क्या बोल रही हैं? कैसे 1 भाई, अभी पढ़ के आए थे, आप भूल कैसे जाती हैं? मैक्सिमम अगर बात करेंगे इंक्रीज, कहां पढ़ा था? इट वाज इन गुजरात। कैसे गलत हो सकता है? चलिए एक बार के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, काफी टाइम हो गया आज लेक्चर का, छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आगे बचा हुआ है, कल हम जो स्कीम पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम है, मेरी फेवरेट है ये। मेरी फेवरेट होने का रीजन ये है कि इसका नाम पहले संपदा था, ओनली संपदा। बट आपको पता है लोगों का राज चलता है इंडिया पे, कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा, छोटा लग रहा है काफी, तो दे सेड मेरा नाम जोड़ो। मेरे घर में मेरी बड़ी सिस्टर का एक छोटा सा बच्चा है, वो बहुत जिद करता है, वो कुछ भी करता है। आपको पता है उसका कभी कभी वीडियो कॉल आ जाता है मेरी क्लास के टाइम पे। तो 2 दिन पहले उसका वीडियो कॉल आया जब मैं क्लास ले रहा था,
तो वो बोला कि मामू से बात कर रहा हूँ, मैं बात नहीं कर सकता, मैं क्लास ले रहा हूँ। उसने एक स्टेटमेंट ऐड किया, ही सेड कि मामू को बोलो हिम्मत है तो सामने आके दिखाए। अब वो कर सकता है भाई, वो बच्चा है ना। ऐसे ही ये बच्चे हमारे यहाँ पे आ गए हैं। संपदा अच्छा खासा नेम था, वो कहता लग करके मतलब प्रधानमंत्री लगाओ यहाँ। बुरा मत मानना भाई, मोदी जी के फैन मैं नहीं हूँ, मुझे बड़ी नफरत है इन चीजों से। जब चलो नई स्कीम आप लेके आए, उसका नाम रखें प्रधानमंत्री फालतू की योजना, मतलब डैश डैश योजना जो भी होगी, बट वाई संपदा हैज बीन रीनेम्ड एज प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। मतलब दो नाम लगा दिए, एक प्रधानमंत्री लगा दिया, किसान लगा दिया, है ना। सारा लेना ना प्रधान, किसानों का तो कुछ है ही नहीं इसमें। आप तो इसमें मेगा फूड पार्क बना रहे हो, है ना। एक वहां पे 100 करोड़ का खर्चा आ रहा है, उसमें से 50 करोड़ की आप फंडिंग दे रहे हो। कौन सा किसान 100 करोड़ का मेगा फूड पार्क बना रहा है? तो चलो आप प्रधानमंत्री लगाए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आपका देश है सर, आपने मतलब आपने एनी हाउ वोट लिए हमसे, है ना। लेकिन हमारे किसानों का नाम मत जोड़िए, उनका कुछ नहीं हो रहा है स्कीम से। बस चलो जोड़ दिया गया, बिकॉज मिनिस्ट्री भी आजकल तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फालतू का वेलफेयर, है ना, लिख देती है ऐसा। चलिए खैर, मैं खुश हूँ, कागजों के अंदर तो वेलफेयर हो ही रहा है। मेरी इन बातों को इग्नोर किया करे, और मैं फालतू का टाइम वेस्ट करता हूँ तो मेरे पे गुस्सा ना किया करे। आप मेरी फैमिली है, मैं घर से ज्यादा टाइम ऑफिस के अंदर बिताता हूँ। मैं सुबह 7-8 बजे आके रात को 11-12 बजे जाता हूँ, तो मेरी फैमिली मेरी कम और आप मेरी फैमिली ज्यादा है, तो इसलिए आपको देख के ना वो वाले इमोशंस पता नहीं क्यों बाहर से आ जाते हैं। मुझे बहुत बार मैं हमेशा सोचता ये सारी बातें नहीं करनी है, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी की बात क्यों करनी, बट क्या करूं, हर दिन कुछ नया काम आ जाता है ना। फिर वो धक्के से वो ऑर्डिनेंस आए थे, कहीं थोड़ा सा अंदर से शांत हो रहा था, अब ये नया कुछ हो गया, है ना, फिर से वो सामने आ जाते हैं। भी तुम किस बात के पॉलिटिशियन बने बैठे हो। चलो कोई बात नहीं, खैर जो चल रहा है ठीक ही चल रहा है। बस इस बात का ध्यान रखें, अपनी लाइफ को प्लीज सेटल कीजिए, बिकॉज आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स हैं, आपके भी सिस्टर है, आपके भी ब्रदर्स है ना, उनके साथ भी कुछ हो सकता है। तो कल को कुछ हो तो एटलीस्ट जूता तुम्हारे पैर में स्ट्रांग होना चाहिए कि मार सको लोगों के, बिकॉज गरीब के पास जूता नहीं होता, वो टूटी सी चप्पल है, उसकी चलती नहीं, उसको दबा दिया जाता है। और जिसके पैर में जूता होता है ना, वो उठा के देता है सर में। तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि कल को तुम आवाज उठा सको गलत के खिलाफ, वरना नेचुरल सी बात है, अगर आप किसी के अगेंस्ट बोल रहे हो और वो आपसे पावरफुल है तो आपको दबा देगा। तो कुछ ऐसा कीजिए कि आप लोगों से पावरफुल बने, आपकी आवाज को दबाया ना जा सके। और ऐसा हर बार होता है, एसएससी ने आवाज को दबाया। एसएससी का चेयरमैन हर बार बोल दे रहा था ड्यू टू कोरोना रिजल्ट हैज बीन डिलेड। भाई इधर तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एग्जाम भी कंडक्ट कर रही हैं कोरोना टाइम में। आईपीएस ने किया, पीओर क्लर्क का, है ना, उसने देखो यार, मुझे आईपीएस मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता है किस मैटर में, उसने कोरोना पॉजिटिव को भी एडमिशन दिया कि आप भी टेस्ट दीजिए, अलग से वार्ड बना दिया, कैबिन बना दिए कि यहाँ बैठ के आपको देना है। इवन कोरोना पॉजिटिव को अलाउड करा उन्होंने यार। और उधर से एसएससी कहता है हम रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर पा रहे। भाई वो तो कोरोना पॉजिटिव को भी एग्जाम दिलवा पा रहे, अब रिजल्ट नहीं दे पा। और जब जूता खड़ा कर लिया लोगों ने, आप देखो कितना भड़क गए थे सर, हर जगह यूट्यूब पे वही चल गया था। अब डर गए लोग भी, हम पे जूता बरसेगा। एकदम से अगले ही दिन रिजल्ट आ गया। भाई साहब कोरोना कहाँ चला गया, सडनली गायब हो गया। क्योंकि जब तुम कोरोना के लिए पोस्ट कर रहे थे उस टाइम पे तो कोरोना के पेशेंट 10, 20 और 30 हजार आ रहे थे, और जब तुमने रिजल्ट निकाला उस टाइम पे 70, 80 हजार के आसपास हो गए। तो कोरोना बढ़ गया था सर, आपका रिजल्ट और डिले होना चाहिए था। लेकिन सर ध्यान रखिए, कुछ ऐसा ही है, दुनिया सुनती उसकी है जिसके पैर में जूता बड़ा होता है। तो जूते की दुनिया में भड़का नहीं रहा हूँ किसी को, तुम कहीं जाके चप्पल उतार लो, किसी के सर में मार दो, ऐसे मत कर देना यार। केजरीवाल जी अच्छे इंसान है, उनके थप्पड़ मार देते किसी ने भाई साहब, क्योंकि नए नए थे ना पावर में, तो ऐसा हो गया। जूता आई मीन टू से, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। ऑफिसर बन जाएंगे कल को, सैलरी होगी, जॉब होगी, तो आपकी आवाज सुनी जाएगी, आप कुछ ना कुछ किसी के सामने बोल पाएंगे। वरना देखिए गरीबों की बेटी को जला दिया जाता है सर, कुछ खड़े ही नहीं हो पाते वो लोग। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। इस पीपीटी को अपलोड करवा दूंगा, कभी कभी मैं डिले हो जाता हूँ, तो ऐसे मत किया करो, यहाँ वहाँ बहुत मैसेज कर देते हो। आप ट्राई किया करो, क्लास के अंदर ही सारा कुछ कवर कर लिया करो। इसमें कुछ ऐसा थोड़ी था जो आपको पीपीटी के अंदर ही पढ़ना है, बट हाँ आपको रिवीजन करना है तो मैं ऐड करवाता रहता हूँ। टाइमली थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, तो आपको कल मिलेंगे फिर से। कल हम क्या करेंगे, कुछ एक बच्चे स्कीम करेंगे, और साथ साथ हम क्या करेंगे, आपका जो लाइव स्टॉक सेंसस है वो भी इस साल चेंज नहीं होगा, तो उसको भी कंटिन्यू करते हैं। आने से पहले फॉरेस्ट रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग।